सबसे पहले तो आज का ये जो सेशन है उसके लिए मैं अभय सर के लिए आभारी हूँ। और दूसरा, आज मुझे जो अनुभव अभी हुआ है 15 मिनट में, बहुत ही हॉरिबल रहा। मैं 6 किलोमीटर बाइक में पानी में जैसे तैर के इधर पहुंचा हूँ। तो मेरी इच्छा थी आज का सेशन कैसे भी करके हमें लेना है। तो मैं फाइनली थैंक यू, अपने थैंक यू वेरी घर पे पहुंच गया हूँ और ये मच। सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबको थोड़ा सॉरी कि ये थोड़ा कुदरती जो ये दिक्कत हुई उसके लिए हम लोग इस सेशन में मैं 15-20 मिनट लेट आया। अब सबसे पहला ये जो हमने प्रोग्राम किया है बाउंस बैक का, 17 डेज बाउंस बैक। सो व्हाट इज बाउंस बैक? अब ये जो बाउंस बैक का जो अपना लॉजिक है, अभय सर से मेरी बात हुई थी। वो कोरोना के टाइम पे भी हम लोग रेगुलर कम्युनिकेट करते रहते थे, बट उसमें जो दिक्कत हम फेस कर रहे थे लोगों को, भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बिजनेस बंद हो गया है, बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस स्विच ओवर करके अपने घर चलाने के लिए किसी ने दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, कोई और कुछ कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ हर कोई अपनी अपनी जगह से स्विच ओवर होके अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए प्रोसेस में लग गए हैं। तो जिंदगी में जीना ये हमारी फर्स्ट जिम्मेवारी है। भगवान ने हमें जन्म दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया है। तो इस कंडीशन में तकलीफें आनी रहे है और आती रहेंगी। नो डाउट इस तरह की तकलीफ पिछले 100 साल में अपने बड़े हैं उन्होंने भी नहीं देखी थी, हमने भी नहीं देखी थी। लेकिन ये तकलीफ का सामना हमारे सामने आया और काफी सारे लोगों ने बहुत ही बखूबी इसका सामना किया और एक लेवल से आगे भी निकले। बहुत सारे लोगों ने अपने दोस्त गंवाए, किसी ने अपने घर वाले, रिलेटिव्स, ये वो, कोई ना कोई हर किसी ने खोया है। तो वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब थे ही। तो इस कंडीशन में जो अभय सर ने ये प्लान आउट किया है कि भाई लोगों को बाउंस बैक करवाया जाए। जैसे क्रिकेट में कैसे होता है, कोई बाउंसर बॉल आती है तो उस कंडीशन में बहुत सारे प्लेयर झुक जाते हैं। जिन्होंने कुछ ने हेलमेट नहीं पहने तो किनको लग भी जाता है। लेकिन अभय सर ने बाउंसर में छक्का लगाने का जो कोशिश किया है कि भाई कैसा भी बाउंसर आए लेकिन हमें इसमें 4 या 6 लगा के बाहर निकल जाना है। तो ये जो इनकी कोशिश है उस कोशिश को मैं सलाम करता हूं। और इन्होंने जो बड़े बड़े मेंटर्स को इसमें इनवाइट किया, नो डाउट मैंने तो आज तक कभी इस तरह के फंक्शन ही ऐसे अटेंड नहीं किए हैं, बट मैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ऐसे फंक्शंस करते हैं। हमने करीब 1 साल पहले ऐसा किया था। लेकिन इतने बड़े लेवल पे जो अभय सर ने और प्रसाद सर ने और ये जो प्लानिंग किया है और बहुत बड़े बड़े मेंटर्स जो इसमें जुड़े हैं, तो इसके लिए मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और आज का ये जो फंक्शन, आज जो वीडियो एडिटिंग का जो सेमिनार है, वो शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट मेरी हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। मैं चाइल्डहुड से ही इस फील्ड में कनेक्टेड हूं। सेकंड थिंग, मुझे वीडियो एडिटिंग मतलब कि स्क्रीन का एक शौक है। मैं सिर्फ बिजनेस के हिसाब से इसको नहीं देखता हूं। चाइल्डहुड में मैं ऑन स्क्रीन भी काम कर चुका हूं, उसके बाद बिहाइंड स्क्रीन भी काम कर चुका हूं। एज ए कैमरामैन भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, एज ए डायरेक्टर भी काम किया हुआ है। एंड ऑफ द डे आई हैड सिलेक्टेड टेबल वर्क, मतलब कि जो पोस्ट प्रोडक्शन का जो काम है वो मैंने सिलेक्ट किया। उसमें भी एक लेवल का काम करने के बाद मैंने उसको लोगों को सिखाना और उसके जो सॉल्यूशंस जो है वो देना मैंने स्टार्ट किया। हम लोग 2002 से कमर्शियली काम कर रहे हैं। उसके पहले भी मैं इस फील्ड में था, काम करता था, बट एट दैट टाइम आई हैड नॉट वर्क कमर्शियली। तो 2002 से हम कमर्शियली काम कर रहे हैं। हम प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स को ऑफलाइन एडिटिंग, मतलब कि अपने वेडिंग फील्ड में जो ऑफलाइन एडिटिंग जब से शुरू हुआ है, आई थिंक उस टाइम पे एडोब प्रीमियर इतना फेमस नहीं था, ना कि ईडीएस इतना फेमस था, बट उस टाइम पे पिनेकल चलता था। तो पिनेकल का जो ट्रेनिंग वगैरह जो है वो हम देते थे, पिनेकल के सॉफ्टवेयर लोगों को अवेलेबल करवाते थे, उसके प्रोजेक्ट्स हम तैयार करते थे। तो ऐसी सारी चीजें हम लोग करते थे। तो अब मैं आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और वीडियो एडिटिंग के बारे में हम अपना सेमिनार स्टार्ट करते हैं।
तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, वीडियो एडिटिंग वर्कशॉप फॉर बाउंस बैक, तो बाउंस बैक के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब वीडियो एडिटिंग से जुड़ के हम किस तरह से बाउंस बैक कर सकते हैं। जो लोग वीडियो एडिटिंग सालों से करते हैं वो तो अपने लेवल पे एक लेवल का काम कर ही लेते हैं, वो एक लेवल से आगे बढ़ ही चुके हैं और उन्होंने इस कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम किया भी है। तो वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज है जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं। तो एडिटिंग की वैल्यू क्या है ये हम सबसे पहले समझेंगे। जिस तरह से हम मार्केट से सब्जियां लेके आते हैं और फिर उसको रेसिपी बना के हम खाते हैं, उसी तरह से कैमरामैन जो कुछ भी बना के शूट करके जो लेके आता है उसमें से वीडियो एडिटर जैसी चाहे वैसी रेसिपी तैयार करके कस्टमर के लिए रेडी कर सकता है। जनरली देखा जाए तो कोई भी फिल्म होती है या कोई भी प्रोग्राम होता है या कोई भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह जो होती है तो वो बेसिकली 3 जगह पे बनती है। एक सबसे पहले बनती है डायरेक्टर के दिमाग में, या जो राइटर जैसे लिखता है तो उसके और डायरेक्टर के दिमाग में एक स्टोरी तैयार होती है। उसके बाद वही चीज बनती है कैमरामैन के पास, कैमरे की स्क्रीन में। जैसे ही कैमरे की स्क्रीन में वो बन जाती है उसके बाद फाइनली वो आती है वीडियो एडिटर के पास। वीडियो एडिटर अगर उसे चाहे तो टॉप तक ले जा सकता है और अगर उसे चाहे तो बिल्कुल दबा के गंदा भी कर सकता है। तो किसी भी फिल्म को, एड फिल्म हो, वेडिंग फिल्म हो, फिर वो चाहे स्टोरी फिल्म हो, एडवर्टाइजमेंट हो, सीरियल हो, जो कुछ भी हो, वो 3 जगह पे तैयार होती है। एक वंस डायरेक्टर के पास, दूसरी कैमरे के अंदर मतलब कि टेक्निकली जो स्क्रीन के ऊपर तैयार होती, और तीसरी फाइनली टेबल के ऊपर मतलब कि वीडियो एडिटर के पास। वो चाहे तो पिक्चर को या फिल्म को या स्टोरी को एक लेवल से अप कर सकता है। अब वैल्यू ऑफ वीडियो एडिटिंग जो है वो आपको मैंने एक लेवल तक समझा दी। अब दूसरा जो सब्जेक्ट है दैट इज बिग मार्केट। आपने देखा होगा कि पिछले कई साल से हम लोग रूटीन वीडियोस बनाते जा रहे हैं, फोटोग्राफी करते जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। शादी के अंदर देखा जाए तो करीब 2017-18 से मैंने देखा है कि लोग फोटोग्राफी करवाते हैं, वीडियो भी करवाते हैं, बट फोटोग्राफी करवाने के बाद उसके एल्बम्स नहीं बनवाते, उनको प्रिंट कम करवाते हैं। मतलब जो हायर एंड पार्टीज जो है वो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फोटोग्राफी करवाने के बाद एल्बम प्रिंट करवाते हैं। जबकि वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि लोग शादी के प्री वेडिंग भी शूट करवाते हैं, उनको भी अच्छी तरीके से एडिट करवाते हैं, वेडिंग फिल्म भी एडिट करवाते हैं। वेडिंग में आपने देखा होगा कि 2-3 पार्ट बन गए हैं, जैसे टिपिकल ट्रेडिशनल वेडिंग हो गया, उसके बाद उसी का 45 मिनट्स का या 30 मिनट्स का छोटी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, उसके टीजर भी बनते हैं, उसकी हाइलाइट्स भी बनती है। तो वेडिंग फील्ड में वीडियो का लेवल धीरे 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 आप देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। जैसे फोटोग्राफी है तो फोटोग्राफी नो डाउट एक लेवल से ज्यादा बड़ी मतलब हो रही है, बट वो प्रिंटिंग पे फाइनल आउटपुट जब देखा जाए तो फाइनल आउटपुट में उसमें लोग खर्च कम कर रहे हैं। जबकि वीडियो के अंदर आज प्री वेडिंग में लोग 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए डाल रहे हैं। अब इस तरह से जो मार्केट बड़ा हुआ है तो उसका हम बेनिफिट अच्छी तरीके से ले सकते हैं। मतलब कि जो वीडियो का जो मार्केट बड़ा है उसका हम अच्छे से अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा क्या हुआ है कि जो एजुकेशन फील्ड में आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल से हमारे बच्चे घर पे मोबाइल पे ही पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज ने तो 3 साल 4 साल पहले वीडियो एप्लीकेशंस एजुकेशन की बनाना शुरू कर दिया था, वो बना भी ली उन्होंने और लोग यूज भी कर रहे हैं। बट कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैमरामैन कुछ स्कूल से जुड़ गए, तो स्कूलों ने अपने खुद के इन हाउस स्टूडियो तैयार किए। तो उस टाइम पे हमने यहाँ पे राजकोट सौराष्ट्र रीजन में हमने देखा कि हमने बहुत सारे फोटोग्राफर्स और कैमरामैन को ऐसा सिखाया, हमने बताया कि आप वेडिंग फील्ड का काम नहीं हो रहा है तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, वेडिंग फील्ड को साइड में रखिए। अभी जो चल रहा है उसमें सर्वाइव करने के लिए या एजुकेशन फील्ड में अगर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको फायदा क्या होगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी वीडियो बना के दे सकते हैं, और उसमें कुछ लोग चैनल बना के काम कर रहे हैं और कुछ लोग स्कूल्स के लिए डायरेक्टली काम कर रहे हैं।
राजकोट में देखा जाए तो करीब 300 से ज्यादा स्कूल्स हैं और उसमें आज की डेट में 50 से ज्यादा स्कूलों ने अपने अपने स्टूडियोज बना लिए और उन स्टूडियो में करीब हर स्कूल के साथ तीन चार कैमरामैन मिलके करीब 200-250 कैमरामैन अच्छी तरीके से अपना काम चला रहे हैं। तो इस तरह से एजुकेशन फील्ड में भी वीडियो का काम बड़ा है। अब उसमें जैसे एजुकेशन में वीडियो सिर्फ शूट करके दिखाने से काम नहीं चलता है, उसमें वीएफएक्स की जरूरत पड़ती है, टाइटलिंग आती है, फिर प्रेजेंटेशन होता है, जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो उस सब्जेक्ट के भी वीडियोज इसमें डालने पड़ते हैं। तो इस तरह से एक लेवल का एडिटिंग का काम एजुकेशन में भी बड़ा है। तीसरी बात जो कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन आपने देखा होगा कि दिन प्रतिदिन धीरे धीरे जो बिजनेस डेवलप होता जा रहा है, आज की डेट में आप कोई भी चीज लोगों को दिखाना चाहते हैं, आज छोटी कंपनी है तो वो भी अपने प्रोडक्ट के वीडियोस बना के लोगों को प्रेजेंट कर रही है, चाहे फिर वो फेसबुक में करे, व्हाट्सएप पे करे, इंस्टा पे करे, बट दे आर यूजिंग वीडियोस, दे आर नॉट यूजिंग फोटोग्राफ्स। आज की डेट में कोई भी होटल हो तो होटल अपने वीडियो के शूट कराती है, आज कोई भी छोटी प्रोडक्ट हो, कोई कंपनी वाला या कोई भी छोटे से छोटा दुकानदार अपनी वीडियोस बना के लोगों को पोस्ट करता है कि भाई हमारी दुकान में ये फैसिलिटी है, हम ये बेचते हैं। एटलीस्ट अपने एरिया के लोगों को तो वो लिटरेट करता ही है, तो उसके लिए भी वो भले वो चाहे शूटिंग ना करवाए बट उस कंडीशन वो मोबाइल में शूट करके वीडियो लेके आता है तो वो हमसे वीडियो एडिटिंग करवाता है। क्योंकि वीडियो एडिटिंग इसलिए कंपलसरी हो जाती है कि रो फुटेज का जो वीडियो होता है वो लोगों को प्रेजेंट करने लायक नहीं होता। तो जब तक हम उसको सीक्वेंसली मतलब कि स्क्रिप्ट के हिसाब से सेट ना कर ले तो वो देखने के लिए लायक नहीं होता है। तो इस कंडीशन में नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट, फिर वो छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार, बड़े लेवल पे काम करता हो, बड़ी कंपनी हो, फिर वो पिस्टन बनाता हो तो वो फैक्ट्री वाला भी अपना वीडियो शूट करवाता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा पिछले काफी टाइम से प्रोडक्ट शूट ना सिर्फ फोटोग्राफी तक सीमित है, ना सिर्फ उसके स्टिल ब्रोशर्स या वेबसाइट में लगाने के लिए लोग फोटो बनाते, बट उसके वीडियोस भी उतने ही कंपलसरी हो गए हैं। वेबसाइट में आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज फोटो से ज्यादा वीडियो को महत्व देती है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन और प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के वीडियोस का भी काम दिन प्रतिदिन आप देख रहे होंगे बढ़ता जा रहा है। सबसे लास्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी उसमें कनेक्ट हो जाता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी आपने देखा होगा कि वीडियोस के अलावा और कुछ नहीं है। आज यंग जनरेशन मोबाइल में तो अपने रील्स बनाते ही, बट दे आर चार्जिंग, मतलब वो चार्ज दे भी रहे हैं कि भाई प्रोफेशनल लोगों से भी अपने वीडियोस वगैरह रील्स शूट करवा के एडिट भी करवाने आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे एडिटर्स के पास यंग कॉलेज बॉयज गर्ल्स आते हैं कि सर हमारा इस टाइप का वीडियो बनाना है, हमें इस टाइप के 30 सेकंड के रील्स बनाना है। तो इस तरह से वीडियो एडिटिंग का काम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया उसका बिग मार्केट। तो मार्केट वीडियो में जब तक शादियां हैं तो चलता ही रहेगा, बट उसके अलावा एजुकेशन, कॉमर्शियल, टीवी फिल्म्स, एड फिल्म्स, फीचर फिल्म्स, अब वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये सारे इतने सारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो वीडियो एडिटिंग का बहुत बड़ा मार्केट है और उसमें हर किसी का फ्यूचर ब्राइट है अगर वो प्रॉपरली उसको टैकल करे तो। तीसरा लेसन हम देखते हैं बेसिक ऑफ वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग में ज्यादा तो सिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो वीडियो एडिटर्स होंगे या फोटोग्राफर्स हैं या कैमरामैन हैं, तो उन लोगों को बेसिक तो पता है, बट बेसिक वीडियो क्या होता है, क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में ही अच्छा काम हो सकता है, दूसरे सॉफ्टवेयर में ही अच्छा काम हो सकता है। आप सॉफ्टवेयर कोई भी यूज करें, दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर में वीडियो एडिटिंग का बेसिक यही होता है कि आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें, उसको एडिट करें टाइमलाइन के ऊपर, और थर्ड थिंग उसका फाइनल आउटपुट निकालें। इंपोर्ट करने के टाइम पे आपको पता नहीं है कि भाई किस तरह का शूट है, जो कुछ भी आपने सब मटेरियल इंपोर्ट कर लिया, बट एडिट करने के टाइम पे आपको जो टाइमलाइन जो है वो इस तरह से तैयार करनी है कि आपको फाइनल आउटपुट क्या चाहिए। क्या आप फेसबुक के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्या आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्या आप टीवी के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्या आप मोबाइल में वर्टिकल वीडियो बनाना चाहते हैं। तो ये सारे जो बेसिक पॉइंट्स जो है उसका जो रेजोल्यूशन है, वीडियोस जो है वो सारे बनते हैं पिक्सेल्स, वीडियो हो या फोटो, डिजिटल टेक्नोलॉजी में सब कुछ बनता है पिक्सेल्स से। तो अभी आपने देखा होगा कि जितने जितने अलग अलग एप्लीकेशन है तो हर किसी के इंडिविजुअल रेजोल्यूशन है।
जैसे इंस्टाग्राम हो गया तो उसमें आप स्क्वायर फोटोज या वीडियोस डालते हैं, व्हाट्सएप हो गया तो उसमें आप स्क्वायर भी डाल सकते हैं और वर्टिकल भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आपका यूट्यूब हो गया तो उसमें हम फुल एचडी मतलब कि लैंडस्केप वाइड जो टीवी में हम देखते हैं उस टाइप के वीडियो डालते हैं। तो इस तरह से हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम आउटपुट का रेजोल्यूशन सेट करके, अब जो पिक्सल्स जो होते हैं वो पिक्सल उस तरह से हम उसका स्क्रीन साइज सेट करके काम करते हैं। तो ये बेसिक में हमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, एडिट करना है और आउटपुट के लिए हमें रिजोल्यूशन का नॉलेज होना जरूरी है। चौथा लेसन सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, किस लेवल का हम काम कर रहे हैं उस तरह से हम सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल वेडिंग का डॉक्यूमेंट्री फिल्म ही बना रहे हैं कि जैसे आपने ट्रेडिशनल वीडियो शूट किया, टाइमलाइन पे डाला और उसमें जिस टाइप का फंक्शन है उस तरह से उसमें गाने डाल दिए, तो उसमें आप नीचे दिए हुए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। प्रीमियर यूज करते हैं, ग्रास वैली कर सकते हैं, मतलब पिनाकल भी कर सकते हैं। अब सारे सॉफ्टवेयर इतने एडवांस हो चुके हैं कि जिसमें आप बेसिक से भी अपडेट एक लेवल का काम कर सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे एडिटर्स जो ईडीएस यूजर्स होते हैं वो किसी पिनाकल में या सॉरी प्रीमियर में किसी को एडिट करता हुआ देखते हैं तो बोलते हैं अब मुझे प्रीमियर में स्विच ओवर हो जाना है, उसमें बहुत अच्छा काम होता है। जो प्रीमियर के जो यूजर होते हैं वो ईडीएस वाले को काम करता देखते तो वो ये सोचते हैं मुझे ईडीएस में स्विच ओवर हो जाना, उसमें बहुत फास्ट काम होता है। हाँ, थोड़े बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स के डिफरेंसेस होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सॉफ्टवेयर छोड़ के इसमें चले जाएं, ये सॉफ्टवेयर छोड़ के उसमें चले जाएं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो हमें चलाना है दैट आर अवर टूल्स। जैसे सब्जी काटने के लिए जो छुरी आपको समझ में आ गई, आप घर में जिस छुरी का यूज रेगुलर करते हैं उस छुरी से जितनी जल्दी आप सब्जी काट पाएंगे, उसी तरह से अगर आप नई छुरी मार्केट में से खरीद के आएंगे तो इनिशियल लेवल पे आपको वो छुरी शूट नहीं होगी, उसको सेट करने में आपको 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीना लग जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसे सॉफ्टवेयर आप कोई भी यूज करें, नो डाउट बेसिक जो कमांड्स जो होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, प्रीमियर हो, ईडीएस हो, डाविंसी हो, पिनाकल हो, कोरल वीडियो स्टूडियो हो, चाहे फिर इसमें मैंने एफसीपी नहीं लिखा है बट एफसीपी भी हो, तो इसके बेसिक कमांड जो होते हैं, जैसे एडिटिंग होता है तो व्हाट इज एडिटिंग, एडिटिंग में हम करते क्या है, वीडियो को काटते हैं, आगे से काटते हैं, पीछे से काटते हैं, इतना काटने के बाद जोड़ते हैं, दोनों के बीच में कभी ट्रांजिशन लगाते हैं। अब दिन प्रतिदिन ट्रांजिशन का फंडा जाता रहा है तो हम ट्रांजिशन नहीं लगा रहे, उनको कलर करेक्ट करते हैं, दोनों के बीच में ब्लेंडिंग करना हो तो दोनों को डबल एक्सपोज करना हो तो वो करते हैं, टाइटलिंग करते हैं। तो ये सारा काम किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ही काम कर सकते, भाई प्रीमियर है तो प्रीमियर ही यूज करना है, ऐसा नहीं। प्रीमियर एडवांस है, उसमें फैसिलिटीज है, उसमें थोड़ा वर्क स्टाइल जो है उसका थोड़ा इजी है। ईडीएस है तो उसमें इंपोर्टिंग पावर ज्यादा है, जैसे आप 500 क्लिप 1000 क्लिप शादी की है इंपोर्ट करते हैं तो ईडीएस उसका मीडिया कैच वगैरह कुछ नहीं बनाता है। आप 500 क्लिप जैसे इंपोर्ट लगाएंगे विद इन ए मिनट्स आपकी 500 क्लिप टाइमलाइन पे इंपोर्ट हो जाती है, बीन विंडो में आ जाती है। उसी तरह से जब आप प्रीमियर में जाते हैं और 500 क्लिप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, कभी 15 मिनट के लिए आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में उसकी लिंक लाइब्रेरी जनरेट करता है जिसे हम मीडिया कैच फाइल भी बोलते हैं। इसी तरह से आप डाविंसी में जाते हैं तो डाविंसी भी उसी तरह से काम करता है। पिनाकल स्टूडियो 24 में आप करते हैं तो वो भी फटाक से फाइलें ले लेता है। फिल्मोरा है तो वो मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है बट उसमें भी आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अब जब कोई नए लोग हैं जो वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो इसमें दो तरह की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती है, एक है टेक्निकली और दूसरा है क्रिएटिव। अब टेक्निकली क्या होता है, टेक्निकली आप पैसे देकर सीख सकते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में जाएंगे, किसी भी मेंटर के पास जाएंगे तो उसको 15,000 20,000 25,000 या 5,000 या यूट्यूब के थ्रू कहीं पे भी आप सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। जैसे प्रीमियर हो गया तो आपको सिलेक्शन करना है तो भाई आपको वी दबाना है, आपको कट करना है तो आपने सी सिलेक्ट किया, आपको बीच से कट करना है तो कंट्रोल के करके आपने कट कर दिया। उसी तरह से ईडीएस के शॉर्टकट आप समझ सकते हैं, बट दैट इज टेक्नोलॉजी, दैट इज नॉट क्रिएटिविटी। तो जब आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो क्रिएटिविटी या तो आपके अंदर गॉड गिफ्टेड होनी चाहिए, आप बाय बर्थ आर्टिस्ट हो, या आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज आते हो। जैसे एम एफ हुसैन है तो एम एफ हुसैन कहीं पे सीखे नहीं है, एम एफ हुसैन बाय बर्थ ही इज ए आर्टिस्ट, तो उसकी ट्रेनिंग नहीं मिल सकती। अगर आप चाहेंगे कि इसका क्रिएटिविटी अच्छा है मुझे वो सीखना है तो यू हैव टू फॉलो हिम,
आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिल्म लाइन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट एक दूसरे की नकल उतारते हैं। पैदाइशी आर्टिस्ट बहुत कम है। हाँ, उसके अंदर एक लेवल की आर्ट है, बट उसको एक्सट्रीम लेवल पे लाने के लिए उसको किसी न किसी को फॉलो करना पड़ता है। तो क्रिएटिविटी अपनी लाइन में अगर देखा जाए तो वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए नो डाउट बहुत सारे फोटोग्राफर ऐसे हैं जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, बट जो सिर्फ टेक्निकली साउंड है तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल राय है कि जो फोटोग्राफर फेमस है या उसकी फोटोग्राफी फेमस है, जो वीडियो एडिटर फेमस है, तो उसके एडिट किए हुए प्रोग्राम्स आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो उससे आपको एक लेवल का नॉलेज मिलेगा। जितना आप ज़्यादा देखेंगे उतना आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। जितना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा तो उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आपने देखा होगा म्यूजिक के अंदर अन्नू मलिक जी, तो अन्नू मलिक जी का क्रिएटिव स्टैंडर्ड बहुत लो है, बट ही इज फॉलोइंग समबडी। वो किसी न किसी को फॉलो करके उसकी कॉपी करके उस टाइप की रिदम ये है वो है करके आज एक लेवल पे उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बना दिया। उसी तरह से दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई दिलीप कुमार जी है तो उनका एक नॉलेज था, लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने डेवलप होने के लिए दिलीप कुमार की एक्टिंग की थोड़ी बहुत कॉपी की। अमिताभ बच्चन के साथ फॉलो करने के लिए शाहरुख खान ने भी दिलीप कुमार की एक्टिंग की एक लेवल तक की कॉपी की। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि वो अच्छे आर्टिस्ट नहीं है, बट दे हैव ऑलरेडी फॉलोड समबडी। तो इनकी बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनकी खुद की आर्ट होती है और कुछ लोगों को किसी न किसी को फॉलो करना पड़ता है। तो क्रिएटिविटी जो है वो आपको कभी न कभी किसी न किसी को फॉलो करके ही आती है। बाय बर्थ होती है उसको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दैट इज गॉड गिफ्टेड। जिसको भगवान ने ही आशीर्वाद दे दिया है उसको कोई जरूरत नहीं है। वो टेक्नोलॉजी एक लेवल तक ही सीख लेता है और वो अपना काम कर लेता है। तो स्किल जो है, इसमें दो स्किल की जरूरत पड़ती है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब तीसरा हमारा स्लाइड है बेसिक ऑफ वीडियो एडिटिंग। अब आप वीडियो एडिटिंग जब कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये सोचना, ये देखना है कि आप हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज़ आ रही है। आपकी स्लाइड्स जो है वो चेंज नहीं हो रही है, मुझे वो सजेस्ट करना था एक सेकंड। ओके। हाँ, अभी आ अभी आई? हाँ, अभी आ गई है। ओके। ये आई थी कि ये नहीं आई थी? पहली वाली नहीं आई थी, तो मैं सोचा कि आपको बता दूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी ये ओके, अभी दिख क्या रहा आई? है सर। यस ओके सर, सर, अभी हाँ। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, कुछ थैंक हो तो मुझे मुझे बीच में बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो फिर स्क्रीन ही दिख रहा है। मैं तो इसमें क्योंकि स्क्रीन यार्ड हाँ मोड सर, नहीं कर सकते अपन। हाँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। न नो यस, इश्यू यस। सर। चलिए, ओके, थैंक यू ओके, वेरी मच। ओके, ओके। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारी तीसरी स्लाइड जो है दैट इज बेसिक ऑफ वीडियो एडिटिंग। तो बेसिक क्या है कि आप वीडियो एडिटिंग जब किसी भी चीज का स्टार्ट कर रहे हैं तो अब मार्केट में तीन तरह की, हमारे फील्ड में अगर देखा जाए तो हम इतने इतने वीडियो एडिटिंग करते हैं। जैसे वेडिंग के वीडियो हम एडिट करते हैं, एड फिल्म के करते हैं, और डॉक्यूमेंट्री के वीडियो करते हैं। जनरली फीचर फिल्म या वेब फिल्म, मतलब जैसे ओटीटी के हैं या वेब सीरीज के सीरियल वगैरह के वीडियोस हमारे पास एडिट होने के लिए कम आते हैं, बट एड फिल्म आती है हमारे पास। डॉक्यूमेंट्री वीडियोस भी हमारे पास रेगुलरली आते रहते हैं। तो जब आप वेडिंग वीडियो एडिट कर रहे हैं तो वेडिंग वीडियो में हम दो टाइप के वीडियो एडिट करते हैं। एक होता है नॉर्मल एज अ डॉक्यूमेंट्री टाइप, जैसे ट्रेडिशनल आपने वीडियो शूट किया, पहले गणपति पूजन आया, उसके बाद बाकी के जो फंक्शंस आते हैं वो आप टाइमलाइन पे रखते जाते हैं और उसके अनुरूप गाने आप डालते जाते हैं। तो इसमें जब आप काम करते हैं तो उस टाइम पे आपका जो नेचर ऑफ वर्किंग है वो अलग होता है। जब आप एड फिल्म शूट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जनरली कोई भी एडवर्टाइजमेंट तैयार होती है तो पहले उसका जिंगल बनता है। जिंगल मतलब कि ऑडियो उसका तैयार होता है। ऑडियो के हिसाब से आप उसमें वीडियो ऐड करते हैं। ऑडियो कैसे होता है, जैसे तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, तो इस तरह के जो गाने होते हैं तो वो शुरू हुआ तो वहां पे आपको क्या दिखाना है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब वो ऑडियो बेस्ड वीडियो एडिटिंग होता है। और जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो होती है और वेडिंग की ट्रेडिशनल फिल्म्स जो होती है उन सब में वीडियो के अनुरूप हम ऑडियो डालते हैं। अब जहां पे वीडियो पे अनुरूप ऑडियो हमें डालना है तो वहां पे हमें बीट का जनरली ध्यान रखने की जरूरत
नहीं पड़ती है। हम बीट वाइज अगर एडिट ना करें तो भी चल जाता है, लेकिन एड फिल्म को या वेडिंग में आजकल हम जो प्री वेडिंग के गाने शूट करते हैं, पोर्ट्रेट गाने शूट करते हैं, पोर्ट्रेट्स जो एडिट करने करके हम तैयार करते हैं, तो उन सब में हमें बीट वाइज काम करना पड़ता है। तो बीट वाइज हम आगे देखेंगे, मैं प्रीमियर में आपको दिखाऊंगा कि आप बीट कैसे पकड़ सकते हैं और उसमें कैसे आप इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। तो बीट वाइज जब आपको काम करना है तो आपको एडिट करके प्रोजेक्ट बनाने के बाद सबसे पहले ऑडियो को टाइमलाइन पे डालना होता है, ना कि वीडियो। ऑडियो को टाइमलाइन पे डंप करके उस हिसाब से आप उसमें वीडियोस ऐड करते हैं। अब वेडिंग वीडियो जो है, वीडियो एडिटिंग फील्ड में देखा जाए तो वेडिंग वीडियो जो है उसके अंदर हमें एक लेवल से ज्यादा पैसा हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल फिल्म के जो एडिटर हैं वो भी एडिटिंग करते हैं, वेडिंग फिल्म वाले मतलब कि जो शादी के जो एडिटर हैं वो भी एडिटिंग करते हैं। अब शादी की एडिटिंग आपने देखा होगा 500 रुपए 1 घंटे से लेके 5000 रुपए 1 घंटे तक के चार्जेस होते हैं, या 10,000 रुपए 1 घंटे के चार्जेस होते हैं। जबकि फिल्म के या एड फिल्म के एडिटर्स होते हैं तो दे आर चार्जिंग फॉर द शिफ्ट, दे आर नॉट चार्जिंग फॉर द अवर्स। उनका काम करने का स्टाइल कैसा है कि जैसे आप कोई भी एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं तो वो अपने स्टूडियो में आपके साथ अपने मशीन के साथ उसका एडिटर बैठता है, 8 घंटे का शिफ्ट का चार्ज आपको लगता है। अब 8 घंटे का 6,000 भी हो सकता है, 8,000 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन वर्क, डिपेंड्स अपॉन रेजोल्यूशन, डिपेंड्स अपॉन कैमरा, मतलब डिपेंड्स अपॉन एडिटर भी काफी बार होता है। तो वेडिंग फिल्म जो है उसके अंदर फाइनेंशियली एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप पैसा कस्टमर से नहीं ले सकते। अब क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज वेडिंग वीडियोज आर क्रिएटेड फॉर द पर्सनल लाइफ। आज शादी की जो कैसेट है वो ज्यादा से ज्यादा उसके घर के लोग देखते हैं, या उसके आस पड़ोस के लोग देखते हैं, या उसके रिलेटिव्स देखते हैं। तो इसका बजट एक लेवल से ऊपर नहीं होता। और इसके साथ साथ देखा जाए तो उसके अंदर एक लेवल से ज्यादा स्किल की भी एडिटर की जरूरत नहीं होती है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी उसमें चल जाती, क्योंकि उसमें मेन महत्व किसका होता है? जैसे दूल्हा अच्छा दिखना चाहिए, दुल्हन अच्छी दिखनी चाहिए, उसके घर बार के जो लोग हैं उन सबका प्रॉपरली प्रेजेंटेशन हो जाए तो आपका एडिटिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो चल जाता है। तो जब आप कमर्शियल फिल्म जब बनाते हैं तो कमर्शियल फिल्म में क्या होता है? सीन का महत्व होता है, स्टोरी का महत्व होता है। तो स्टोरी के हिसाब से आपको एडिट करना है तो उसको देखने वाले लोग लाखों करोड़ों लोग हैं, बिकॉज दैट इज कमर्शियल। तो उसमें बजट का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो इस कंडीशन में उसको जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक लेवल से ज्यादा होती है, उसमें वीएफएक्स भी एक लेवल से ज्यादा दिया जाता है। तो कमर्शियल फिल्म, एड फिल्म जो शूट होती है उसका जो एडिटिंग का जो होता है उसके चार्जेस भी हाई होते हैं, उसका काम करने का नजरिया अलग होता है। दैट इज कमर्शियल, वो दिखा के उसमें से पैसे लिए जाते हैं। जैसे एड फिल्म होती है तो प्रोडक्ट का प्रमोशन करती है तो करोड़ों रुपए उसके प्रेजेंट करने के लगते हैं। आपने देखा होगा प्राइम टाइम में 10 सेकंड की एड दिखाने के 2-2 लाख रुपए कंपनीज पे करती है। अब 2 लाख रुपए सिर्फ उसको जब दिखाने के दिए जा रहे हैं तो नेचुरल है बनाने के 10 लाख भी दिए जाते होंगे, 15 लाख भी दिए जाते होंगे। तो वेडिंग फिल्म और कमर्शियल फिल्म में क्वालिटी स्टैंडर्ड इस तरह से डिफरेंशिएट हो जाता है। जैसे हम देखा जाए तो कलर लैब का जो मशीन होता है वो 40 लाख का होता है, उसका रिपेयरर आता है तो वो 20,000, 25,000, 50,000 चार्ज करता है। और हमारा कंप्यूटर जो होता है वो 50,000 या लाख रुपए का होता है, उसका इंजीनियर आता है तो हम उसको 500 रुपए, 1000 रुपए देने से भी इतराते हैं। तो जिसका जितना वैल्यू, उसकी वर्क करने में लागत उतनी ज्यादा लगती है। तो वेडिंग में हमें एक लेवल से ज्यादा फंड नहीं मिलता, तो इसलिए हमें ज्यादा क्वांटिटी में काम करना पड़ता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कमर्शियल फिल्म जब आप बना रहे हो, कमर्शियल यूज के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें आपको एक हाई क्वालिटी की स्किल की जरूरत होती है। उसमें आपको कलर्स का नॉलेज एक लेवल का होना चाहिए। फिर वो दिखाने के लिए सैटेलाइट में जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास कोडेक का नॉलेज होना चाहिए, कौन से कोडेक में आपको उसको देनी पड़ेगी, उसकी सैटेलाइट कौन सा कोडेक सपोर्ट करेगी, एनकोडर्स कौन से यूज होंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। और ये इसलिए कि उसमें कोई बजट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब नेचुरली जब कस्टमर पैसे देने के लिए आपको फुल राजी है, पूरे पैसे देना चाहता है, तो नेचुरली आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमेशा दो चीजें होती है, जो
कस्टमर पैसा देने के लिए दबाता है, मतलब पैसे नहीं देता है, तो वहां पे नेचुरली आपके दिल से क्वालिटी भी नहीं छूटती है, आप कुछ भी काम करके दे देते हैं। और जो बंदा ऐसे बोलता है पैसे जो चाहे ले लो, मुझे ये चाहिए, तो वहां पे आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में भी मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो एडिट करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या है कि जो सब्जेक्ट जो है, जो आपने शूट किया हुआ है, सिर्फ उसको प्रेजेंट करना है। कि आपने जो शूट किया है उसकी स्टोरी आपके पास डब है, वो डब किया हुआ या डब नहीं है, तो आप शूट करने के बाद उसके ऊपर स्पीच रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री वाले में बहुत ज्यादा एडिटिंग में इतनी मेहनत नहीं होती। अब वेडिंग एडिटिंग जब आप स्टार्ट करते हैं, वेडिंग वीडियो एडिटिंग जब आप स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको इजीली काम करना हो तो कितनी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास जो भी डाटा शूट होके आता है, नो डाउट एक कैमरे से शूट किया है तो बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती है, पार्टी का नाम लिखा और फंक्शन वाइज फोल्डर बना दिया। जैसे इसमें गणपति का है, इसमें खाने मतलब भोजन समारंभ है, इसमें डांडिया या गरबा या डांस या ऐसा कुछ है, नाइट पार्टी जो होती है वो है, दूसरे दिन का शादी का फंक्शन, आपने ऐसे फोल्डर्स आपने फंक्शन वाइज बना लिए, तो आप कस्टमर को फंक्शन वाइज सीक्वेंस बना के एडिट करके दे सकते हैं। जब आप मल्टी कैमरा से शूट करते हैं तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे एडिटर्स को देखा है कि वो लोग जब हाइलाइट्स बनाते हैं या शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, तो शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए उनके पास कंटेंट होता है 10-12 घंटे का, क्योंकि उन्होंने 3-4 कैमरे से शूट किया है। अब वो जो 10-12 घंटे का कंटेंट जो होता है उसमें से उसे 3-4 मिनट का टीजर बनाना होता है, 25-30 मिनट की एक वीडियो फिल्म बनानी होती है स्टोरी के साथ। तो उस कंडीशन में उसको पूरा डाटा देखना जरूरी हो जाता है। तो वो डाटा अगर मैनेज किया हुआ नहीं हो तो देखने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि वो प्रॉपरली देख नहीं पाता है। अगर वो प्रॉपरली देख नहीं पाएगा तो उसको शॉर्ट सिलेक्शन में दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जिस पार्टी का हो उस पार्टी का फोल्डर आप तैयार करें, उसके बाद कैमरामैन वाइज आप उसके फोल्डर बनाएं और उस फोल्डर के अंदर फंक्शन वाइज उसके सब फोल्डर बनाएं। उसमें भी अगर कैमरामैन आपका ट्रेडिशनल और क्या बोलते हैं अभी फिल्म के लिए जो आप अलग से शूट कराते हैं, कैंडिड जो करवाते हैं, तो कैंडिड वीडियोस जो करते हैं तो कैंडिड के अलग फोल्डर बनाइए, ट्रेडिशनल के अलग बनाइए, क्योंकि कैंडिड्स में हमारे पास एक्सप्रेशन ज्यादा मिलते हैं। तो एक्सप्रेशन जब आप कैप्चर करते हैं तो फिल्म के लिए तो कैंडिड वीडियो शूट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। थर्ड थिंग, ड्रोन के जो फुटेजेस हैं तो उसको आप अलग से रखिए। तो इस तरह से अगर आप प्रॉपरली डाटा मैनेज करेंगे तो आपको एडिट करने में बहुत आसानी होती है। इसके बाद दूसरा आपको क्या ख्याल रखना है कि आप जिस गाने के ऊपर उसका टीजर या कुछ भी बनाना चाहते हैं तो वो गाना एटलीस्ट थोड़ा फेमस होना चाहिए। दूसरा, उस गाने के लिए आप पार्टी से भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इस गाने के ऊपर अगर हम बनाए तो कैसा रहे। तो इसमें क्या होता है कि आपको री एडिट के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि काफी बार क्या होता है कुछ एडिटर्स अपनी तरह से गाना सिलेक्ट करके बना लेते हैं, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो हमें खुद हमें नहीं देखना, वो हम पर्सनली किसी पार्टी के लिए बना रहे हैं। तो जब तक उस पार्टी को पसंद नहीं आएगी वो प्रोडक्ट, तो आपका एडिटिंग कितना भी अच्छा होगा उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो पार्टी के साथ ट्रांसपेरेंसी रख के उसके साथ क्लेरिफिकेशन करके हमें काम करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो डाटा जब हम लेके आते हैं उसके बाद जो भी गाना हम एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करने से पहले हमें पार्टी से उस गाने की डिस्कस कर लेनी जरूरी है। तो क्या होता है कि हमारा एडिटिंग ज्यादा इजी हो जाता है। सॉरी। तो गाना अगर पार्टी की भी पसंद का हो तो आपको काम करने में ज्यादा सहूलियत रहती है। प्लस जब आप स्टोरी फिल्म मतलब उसका जो 25-30 मिनट का फिल्म जब बना रहे हो तो फिल्म में आपको बहुत सारे लोग फिल्म बनाते बट वो सिर्फ गाने ही गाने डालते हैं। आपने फिल्म देखी होगी, देयर इज नो फिल्म विद ओनली ऑडियो, मतलब सिर्फ गाने वाली फिल्म नहीं होती है। बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो इंटरव्यू, स्टोरी, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, वो स्टोरी क्रिएट करते हैं, स्कूल टाइम से स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो आजकल लोगों को वही पसंद है कि जो उन्होंने अभी तक देखा नहीं। डायरेक्शन की एक मैं नॉर्मल डेफिनेशन बताऊं आपको, तो लोगों को वही दिखाना है उनकी नजर के सामने कि जो एक्चुअल में नहीं है। आपने फिल्म में देखा हो कि आप जो देखते हैं एक भी चीज प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी होती नहीं है।
आप जिसको देख रहे हैं जिस रूप में, ऐसा कोई आदमी ही नहीं। तो डायरेक्शन वो चीज है कि लोगों को प्रॉपरली सिस्टमेटिकली फूल बनाना, दैट इज डायरेक्शन। अगर आपने उसको 100% फूल बना लिया तो यू आर द वेरी गुड डायरेक्टर। आपने देखा होगा कुछ फिल्मों में दिल्ली का ये इंडिया गेट दिखाते हैं, वहां से कैमरा पेन करके सीधा समुद्र दिखाते हैं। क्या कुदरत ने ऐसा दिया है? दिल्ली में समुद्र है ही नहीं, बट फिर भी लोग उसको फील करते हैं, लोग उसको महसूस करते हैं, हाँ भाई यहाँ पे ये सब हो रहा है। उसको उस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि लोग उसको पॉजिटिव लेते, उसको समझते कि नहीं भाई ये है एक्चुअली। तो हमें जो प्रेजेंट करना है वो इस तरह से करना है कि जो वाकई में नहीं है बट उसको हमें दिखाना है। तो ये हमारा बेसिक हो गया। अब मैं आपको एडिटिंग के लिए एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में लेके जा रहा हूं। एडिटिंग में अभी हम जो देखने जा रहे हैं तो वो है हम ऑडियो बेस्ड एडिटिंग कैसे आप कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मैं अपनी स्क्रीन दूसरे सॉफ्टवेयर में शेयर कर रहा हूं। प्रसाद जी स्क्रीन दिख रही है? हेलो? नहीं सर, अभी नहीं दिख रही है यहाँ पर। एंटायर स्क्रीन कीजिए सर। एक मिनट, ये स्टॉप शेयरिंग। अभी एंटायर स्क्रीन कीजिए सर। हाँ हाँ, शेयर स्क्रीन। अब दिख रही है? हाँ सर। ओके, हाँ सर, दिख रही है। यस सर। ठीक। तो अभी हम आ गए हैं अडोब की टाइमलाइन पे। दिस इज अडोब प्रीमियर 2020। अब जो मैंने बोला था कि आप कोई भी एडिटिंग करना शुरू करते हैं तो किस टाइप का एडिटिंग है वो हमें ध्यान में रखना जरूरी है। अभी मैं आपको सिर्फ एक गाने का एडिटिंग दिखा रहा हूं, जो कि ऑलरेडी हमारे प्रीमियर का जो डाटा है उसी में से एक है, बट आपको दिखाने के लिए मैं इसमें थोड़ा मैंने रखा। तो बीट वाइज जो एडिट करते हैं वो कैसे आप कर सकते हैं। अब ये गाना मैंने गुजराती इसलिए सिलेक्ट किया है कि सर की चैनल में कॉपीराइट का इश्यू ना आए। ओके सर? यस सर। यस हेलो? सर। यस हाँ, सर। किसी को ऐसा नहीं लगे कि भाई गुजराती गाना क्यों सिलेक्ट किया है, बट इसमें क्या है, यूट्यूब तो एक शब्द को भी पकड़ लेता है। यस सर। तो चैनल को डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने ये गाना सिलेक्ट किया है। अब आपने देखा होगा कि इसमें मैंने इतना कुछ बड़ा नहीं किया। अब मैं इसको ऑडियो सिर्फ समझो म्यूट कर दूं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या करते हैं, जैसे ऑडियो बेस जब आप एडिट करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑडियो टाइमलाइन पे रखना है। यहाँ पे देखिए एक और सीक्वेंस मैंने रखी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब आप ऑडियो बेस्ड काम करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए मैंने मार्कर्स लगाए हुए हैं। तो कोई भी गाना जब आप शूट करते हैं, मतलब कोई भी गाने का एडिटिंग जब आप करते हैं तो आपने पहला काम ये करना है कि गाना सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उस गाने को आप टाइमलाइन पे डालिए। गाने को टाइमलाइन पे डालने के बाद उसमें बीट के हिसाब से आप उसमें मार्कर्स लगाते जाइए। और मार्कर आप ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। ऑडियो पे अगर आप मार्कर लगाते हैं तो ये ऑडियो आप किसी भी टाइमलाइन में लेके जाएंगे तो वो विथ मार्कर ही चला जाएगा। तो आपको टाइमलाइन चेंज होगी तो भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस तरह से बीट वाइज, जैसे यहाँ पे देखिए ये मार्कर हमने, अब ये जो है यहाँ पे दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने मार्कर नहीं लगाया, बट यहाँ पे जैसे ऑडियो ऐसे अप हो रहा है तो मैंने और कुछ नहीं किया है, सिर्फ वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, सिर्फ वीडियो को मैंने 200% जूम किया, फिर से स्केल उसका छोटा कर दिया। तो लोगों को जो सिंक्रोनाइजेशन जो है
सिंक्रोनाइजेशन वाला अगर आप वीडियो तैयार करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आपके नॉर्मल वीडियो की नहीं होगी। जैसे फिल्म में आपने देखा होगा कि कोई भी जब थप्पड़ लगाता है उस टाइम पे अगर थप्पड़ का आवाज नहीं आए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वीडियो एडिटिंग में सबसे पहला ख्याल हमें ये रखना है कि ऑडियो वीडियो प्रॉपरली सिंक होना चाहिए। हाँ, डॉक्यूमेंट्री वीडियो होए तो उसमें कोई जरूरत नहीं, उसमें सिंक का कोई इतना महत्व नहीं। बट जब आप प्रोफेशनल इस तरह का गाना बना रहे हैं या कोई टाइटल्स बना रहे हैं या कोई एड फिल्म बना रहे हैं तो उसमें आपका ऑडियो के साथ वीडियो सिंक होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसका सिंक्रोनाइजेशन मैच नहीं कर पाए तो आपका वीडियो एडिटिंग का कोई महत्व रहता नहीं। तो इस तरह से आप पूरा सिंक्रोनाइजेशन वर्क कर सकते हैं। अब दूसरी जरूरत क्या होती है, जैसे आप मल्टी कैमरा में काम करते हैं तो मल्टी कैमरा में जैसे लोग शूट करते हैं, मल्टी कैमरा का वीडियो शूट करके आते हैं, तो वहां पे लोगों को क्या दिक्कत होती है कि टाइमलाइन पे एक साथ सारे वीडियो डंप कर लेते हैं। अब एक साथ सारे वीडियो डंप कर लेने के बाद क्या दिक्कत आती है कि जो शॉर्ट सिलेक्शन उनको करना है वो उनको प्रॉब्लम होता है। जब अब नए प्रीमियर में और नए वर्जन में कैसा हो गया है, आपको फैसिलिटी मिलता है। आप एक साथ समझो, यहाँ पे मैं एक और सीक्वेंस बना लेता हूँ, ये मैंने और एक सीक्वेंस बनाया, इस सीक्वेंस को मैं ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे समझो मैंने मास्टर एक सीक्वेंस में बना के रखा, यहाँ से मैं वीडियोस देख सकता हूँ और जो भी अच्छा लगे वो वीडियो में यहाँ से उठा के सीधा नीचे की टाइमलाइन में, ये मैंने देखिए नीचे जो है ये मेरी मास्टर टाइमलाइन है। अब जब आप किसी भी वीडियो फिल्म बना रहे हैं, किसी भी स्टोरी फिल्म बना रहे हैं, तो आप एक एक्स्ट्रा सीक्वेंस जनरेट करके उसके अंदर मास्टर वीडियोस रख के उसमें से ड्रैग करके यहाँ पे आप वीडियोस ले सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। यहाँ पे हम ले रहे हैं तो यहाँ पे मैं इतना टुकड़ा हमें चाहिए या कोई भी चाहिए चीज, यहाँ पे हम इसको कट करते हैं। तो इस तरह से हम दो सीक्वेंस तैयार करके उसमें से भी सिलेक्टेड वीडियोस मास्टर सीक्वेंस में ले सकते हैं। ये छोटे छोटे वर्किंग के शॉर्टकट्स हैं जिसकी मदद से आप अपने काम को बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट कर सकते। मतलब वीडियो एडिटिंग के दौरान आपको जो छोटी छोटी दिक्कतें आती है वो दिक्कतें आप यहाँ से इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब एक अब यहाँ पे देखिए, ये जो वीडियो जो हमने तैयार किया है इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, बट सिर्फ तो जहां पे जितनी बार उड़ी 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 जो बोला जा रहा है वहां पे हमने सिर्फ ब्लैक कलर के पेचेस, मतलब कि जो यहाँ से आप ब्लैक कलर फील बना सकते हैं सिंपल बैकग्राउंड यूज करके, कलर मेट जो हम डेवलप करते हैं। तो ये छोटे छोटे जो चीजें हैं जिससे हम, नो डाउट ऐसी तैयार इफेक्ट्स भी आती है, अगर आप चाहें तो सेफायर करके प्लगइन्स आते हैं थर्ड पार्टी जिसके अंदर कलर फ्लिकर और कैमरा फ्लैटर करके दो इफेक्ट्स आते हैं जिनको आप यहाँ पे यूज करके उसको बीट के हिसाब से इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो ये देखिए, तो इस तरह से हम बीट वाइज एडिटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैं फिर से पावर पॉइंट में चला जाता हूँ। अब दूसरा ख्याल हमें ये रखना है कि जब हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ सर,
वेडिंग का जब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उसमें दूसरा ख्याल हमें ये करना है कि सबसे पहले उसके जो पोर्ट्रेट्स जो है उनको एक अलग फोल्डर में हमें ले लेना है। अगर हम उसको अलग फोल्डर में ले लेते हैं तो हमें फायदा ये होगा कि एडिटिंग के दौरान उसे हम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर में आते हैं उसमें हम उनको डाल के डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है कि भाई फैमिली फुटेज, पोर्ट्रेट्स, ये सब आप अलग से अलग जगह पे स्टोर कर लें। हेलो, हाँ बोलिए स्क्रीन सर। शेयरिंग बंद हो गया? हाँ, बंद हाँ कर दिया है, बराबर है। हाँ, अब सर वीडियो एडिटिंग का जो बेसिक जो नॉलेज है वो तो बेसिक एक लेवल का हमने दे दिया है। यस अब सर। ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर करेंगे कि किस तरह से करेंगे हम आगे, आपकी हाँ, तरफ से कोई? क्वेश्चन आंसर अच्छा रहेगा सर, किसी को क्वेश्चन। हाँ, तो उससे क्या होगा कि लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकते, क्योंकि जितने लोग जुड़े हैं वो 50% से ज्यादा तो एडिटर होंगे ही, तो यस उनको सर। सॉफ्टवेयर सिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। यस सर। एक्चुअली अभी यहाँ पर संतोष सांबे है, दिलीप सिंह परमार है, शीतल डिजिटल है, स्पीड नेरल है, हरीश सोनटक्के है और जय सिंह शिंदे। उन्होंने कहा है ब्रिलियंट, व्हाट अ सेशन अबाउट वीडियो एडिटिंग, सुपर, मान गए। तो जबरदस्त कमेंट किए सर आपके बारे में। तो जिनको कुछ क्वेश्चन रहेंगे वीडियो एडिटिंग के बारे में, वो इंटरेक्टिव सेशन होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जितने भी पार्टिसिपेंट है उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन जरूर डालिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो काफी अच्छा ये मिलेगा। दुड़के आर्ट ने पूछा है सर, ऑडियो ट्रैक में मार्क कैसे लगाए? ऑडियो ट्रैक में मार्क लगाना है तो उसका शॉर्टकट है प्रीमियर के अंदर एम। प्रीमियर के अंदर यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा देता हूं आपको। ये जैसे आप यहाँ पे है तो आप एम लगा के, ये देखिए मैंने कीबोर्ड से एम हिट किया, ये यहाँ पे। अब ऑडियो का लेवल ट्रैक को बड़ा करना है तो अल्टर दबा के आप जैसे प्लस करेंगे तो आपका ऑडियो का जो ट्रैक है उसकी हाइट बढ़ जाती है। वीडियो की हाइट बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस करेंगे तो वीडियो के ट्रैक की हाइट बढ़ जाएगी। तो ये ऑडियो में आप जैसे ही एम हिट करेंगे तो आपका मार्कर लग जाता है। और यहाँ पे अगर आपको कोई नोट्स भी लगाने हैं तो आप नोट्स भी लगा सकते हैं। प्लस वीडियो में जब आपको मार्कर लगाना है तो आप यहाँ से वीडियो को भी लगा सकते हैं, और उसमें भी आपको कोई नोट्स लगाने हैं तो आप यहाँ से नोट्स लगा सकते हैं। यस सर। सॉरी, स्पीड नेरल पूछ रहे हैं प्रॉपर स्टेबलाइजर कैसे करें? स्टेबलाइजर के लिए दो चीजें हैं। जैसे काफी बार हमें क्या करना पड़ता है कि आप क्या करते हैं कि वीडियो को स्लो मोशन करते हैं और फिर स्टेबलाइजर लगाते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर स्लो मोशन और स्टेबलाइजर दोनों एक साथ लगाने नहीं देता है। तो दिक्कत लोगों को कहाँ पे आती है, क्योंकि वीडियो को स्लो मोशन हर किसी को ज्यादातर करना होता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले आप वीडियो को अगर स्लो मोशन करना चाहते हैं तो स्लो मोशन कर लीजिए, स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो स्टेबलाइज कर लीजिए। स्टेबलाइज करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेबलाइज करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है कि उसको नेस्टेड सीक्वेंस कर लेना पड़ता है। ये हम यहाँ पे चले जाते हैं। ये जैसे देखिए कि ये हमारा वीडियो है। अब यहाँ पे आप इफेक्ट में से वार स्टेबलाइजर ये आपने लगाया तो ये एनालाइज करेगा वीडियो को। ये देखिए इसने स्टेबलाइज कर दिया है। अब स्टेबलाइज में कितनी चीजें ये करता है, इसमें इतने ऑप्शन हैं।
अगर आपको स्टेबलाइज के दौरान जहां वीडियो हिल रहा है उसको क्रॉप करना है और फिर ऑटोमेटिकली स्केल कर देना है, मतलब स्केल बड़ा कर देना है, तो आप ये ऑप्शन रखेंगे। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ स्टेबलाइज करते हैं, तो ये देखिए आपका वीडियो कैसे स्टेबलाइज हो रहा है। ये नीचे का मैं लेयर बंद कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। तो ये देखिए वीडियो जो स्टेबलाइज हो रहा है प्रैक्टिकली वो क्या करता है, सेंटर को सिलेक्ट करता है, सेंटर को सिलेक्ट करके कैमरा मूवमेंट को एडजस्ट करता है। तो जब आप सिर्फ स्टेबलाइज देते हैं तो यहाँ पे देखिए ब्लैक आपको दिख रहा है। अब आप क्रॉप दे देते हैं तो वो उसको सेंटर क्रॉप करके रख देता है। तो हमें क्या करना है, स्टेबलाइज भी रखना है, क्रॉप भी रखना है और ऑटो स्केल भी रखना है। तो आप ऑटो स्केल रखेंगे तो क्या होगा, पिक्चर ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगा। ये नीचे का वीडियो में ऑन करता हूं, अब आप इसको ऑन ऑफ करके देखिए कितना जूम हुआ आपका पिक्चर। इसके बाद काफी बार क्या होता है कि हमें इसको ही स्लो मोशन करना होता है। अब मैं इसको समझो कंट्रोल आर करता हूं और इधर स्लो मोशन करने जाऊंगा तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, वार्प स्टेबलाइजर एंड स्पीड कांट बी यूज्ड ऑन द सेम क्लिप। ये मैं कंट्रोल Z करता हूँ। उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इसको राइट क्लिक किया, नेस्ट किया, तो ये नेस्टेड सीक्वेंस बन गया। अब नेस्टेड सीक्वेंस बन जाने के बाद ये एक अलग वीडियो की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल R करता हूँ, ये मैंने कंट्रोल R किया, अब मैं 50 करता हूँ, तो अब ये मुझे स्लो मोशन करके दे देगा। तो इस तरह से अगर आपको स्लो मोशन और स्टेबलाइजर दोनों एक साथ यूज करना है तो आपको क्लिप को नेस्ट करना जरूरी हो जाता है। अब एक दो टिप्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। ये मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस और अभी अभी बनाई थी, ये देखिए ये सीक्वेंस हमने अभी तैयार किया था। स्क्रीन शेयर है ना सर? यस सर, यस। ओके। अब एक दिक्कत सबसे बड़ी लोगों को आती है कि जैसे कैमरा के शॉट्स जो चेंज होते हैं, कैमरामैन जो शूट करके आते हैं, तो कैमरे के शॉट जो चेंज होते हैं उस टाइम पे कैमरा स्टार्टिंग में थोड़ा हिला हुआ होता है और एंड में भी हिला हुआ होता है। तो स्टार्टिंग और एंड में जो कैमरा हिला हुआ है, तो अब हमारे पास तो होती है कम से कम 1000 क्लिप होती है, कभी 1200 क्लिप होती है, कभी 1500 क्लिप होती है। तो एक एक क्लिप में अगर हम आगे का थोड़ा 2-4 फ्रेम, 5 फ्रेम, 10 फ्रेम कट करें और पीछे का 5-7 फ्रेम कट करें तो हमें बहुत दिक्कत होती है और काम करने में बहुत ही टाइम जाता है। तो उसका एक देसी जुगाड़ हमने निकाला है, वो आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने सारी क्लिप एक साथ यहाँ पे डाउनलोड कर ली, अब आपको क्या करना है, कंट्रोल R करना है। इसका स्पीड आप कर दीजिए 90 या 95 या 98, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैं 95 करता हूँ, ये मैंने कर दिया 95, मतलब कि उसकी स्पीड मैंने स्लो कर दी। उसके बाद फिर से मैं कंट्रोल R करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ फिर से 100। ये देखिए सबके बीच में गैप हो गया, ये गैप मैं सिलेक्ट करता हूँ, सीक्वेंस में जाता हूँ, यहाँ पे क्लोज गैप करके मेरे पास एक ऑप्शन है, ये मैंने क्लोज गैप किया तो गैप क्लोज हो गए। इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल R करता हूँ, इसका स्पीड में करता हूँ -90, तो ये हो गया -90। फिर से मैं कंट्रोल R करता हूँ, अब इसको मैं करता हूँ -100, ओके किया। फिर से यहाँ पे बीच में जगह हो गई, मैं फिर से सीक्वेंस में गया, मैंने किया क्लोज गैप। क्लोज गैप करने के बाद अब मैं फिर से कंट्रोल R करता हूँ, इसको 100% कर लेता हूँ और रिवर्स स्पीड ऑन रखता हूँ, तो ये मेरा रिवर्स स्पीड ओके हो गया। अब ये जो क्लिप है, अब देखिए ये मास्टर क्लिप मेरी जहां पड़ी है, ये मैं यहां से लेके आया इधर ऊपर, आपने देखा, तो ये आगे से और पीछे से ऑटोमेटिक कट ऑफ हो गई है, आपने देखा।
ये मैं यहाँ से इसको अल्टर दबा के इसको कट करता हूँ, ये ऊपर लेता हूँ, तो आगे का और पीछे का मेरा जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली कट हो गया। सर ये जबरदस्त ठीक है। तो आपकी 1000, 2000, 1500 क्लिप जो भी होगी, सबका हेडर और फुटर आप विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ मिनट्स आप उसके हेडर फुटर आप कट कर सकते हैं। यस। तो इससे क्या होगा कि हमारा वेडिंग में जो टाइम जो है वो बच जाएगा। अब दूसरा फायदा क्या होता है, अब प्रीमियर में जब हम काम कर रहे हैं तो दो वीडियो के बीच में जब हमें ट्रांजिशन लगाना होता है तो हमें जो ट्रांजिशन है वो कट टू कट मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका हेडर फुटर जैसे कट किया हुआ है तो आपको ऑटोमेटिकली वो ट्रिम होके ही आएगा, तो आपको ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो आपको इसको अलग से, जैसे हम इफेक्ट कंट्रोल में जाके यहाँ पे हम जो ट्रिम करते हैं, इस सीक्वेंस को मैं यहीं पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हमें ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यस सर। सर वर्धमान फोटो गुड्स पूछ रहे हैं सर, एडीएस में भी एडिटिंग के बारे में भी बताओ। ईडीएस में क्या बताओ, आपको क्या पूछना है, क्या चाहिए ईडीएस के बारे में? वर्धमान जी आपसे क्या पूछना है वो आप लिख के भेजिए। क्या है भाई सर, ईडीएस हमने बेचा ज्यादा है, सिखाया कम है। नहीं सर, हमारे चैनल पे आपके वीडियो है सर। हाँ, ईडीएस के वीडियोस आपके लिए ही बनाए थे। यस सर, थैंक यू। यहाँ के लिए तो सिर्फ गुजराती ही बनाए थे, आपके लिए हिंदी अलग से बनाए थे। यस सर। ईडीएस के लिए भी देखिए, जो आप ये जो हेडर फुटर जो है उसके ईडीएस में इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि ईडीएस जब स्लो मोशन करता है तो एक दूसरे को जॉइंट नहीं रखता है क्लिप को। इसलिए ईडीएस में क्या है, उसके रेडीमेड बने हुए टूल्स आते हैं जिसको हम जो अपने फोटोशॉप में कैसे अपन एक्शन बना सकते हैं, yes, उस तरह से ईडीएस में भी आप ऐसी एक्शंस बना सकते हैं। उसका अलग से सॉफ्टवेयर आता है जिसकी मदद से आप जितने सेकंड्स, जितने फ्रेम आगे और पीछे से कट करना चाहते हैं तो विद इन एक बटन से ही आप कर सकते हैं। आई थिंक मोहित वीडियो इस टाइप के वो रेडीमेड प्रोजेक्ट भी, मतलब वो 2-4 हजार रुपए में वो उसके शॉर्टकट्स वगैरह उसका पूरा प्रोजेक्ट बेचते भी हैं। तो ऐसे आप खुद के भी बना सकते हैं, उसके सॉफ्टवेयर भी 4-4.5 हजार में रेडी मिल जाता है आप अपने खुद के बनाने के लिए। yes. तो वो आप परचेस करके बना सकते हैं। उसका ज्यादा डिटेल मेरे पास अभी नहीं है, बट मैं आपको सर शेयर कर दूंगा तो आगे आप उनसे बता सकेंगे। यस सर। वर्धमान जी, मेरे हिसाब से आपका जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि सर तो ईडीएस के डीलर भी है, तो वो तो बेचते भी है साथ में ही। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं सर का नंबर आपको शेयर कर देता हूँ, आपका कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिए। सर कंचन स्टूडियो पूछ रहा है सर, प्रीमियर में पुराना प्रोजेक्ट कैसे इंपोर्ट करें? पुराना प्रोजेक्ट डायरेक्टली ओपन करके भी हो सकता है और डायरेक्ट फाइल में जाके इंपोर्ट करके भी कर सकते हैं, दोनों तरह से हो सकता है। आप इंपोर्ट करके भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अभी एक वेबसाइट ऐसी स्टार्ट हुई है जिसमें आप 2020 का जो प्रोजेक्ट है उसको 15 या 17 में खोलना है तो वो डाउन वर्जन भी कर देता है। ओके। छोटे वर्जन में से बड़े में तो आप ऑटोमेटिकली जा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट हायर एंड से लोअर एंड में जाना हो तो ऑनलाइन एक वेबसाइट है प्रीमियर प्रोजेक्ट कन्वर्जन, तो वो पीआर जो आपकी जो फाइल होती है उसको लोअर वर्जन में भी कन्वर्ट कर देता है। यस। दूसरे कांचन स्टूडियो नहीं, अपना गायत्री स्टूडियो पूछ रहे हैं कि ईडीएस वीडियो एडिटिंग में मैनुअल हाइलाइट्स के कैसे बनाएं? ईडीएस हो, मैंने आपने शुरू से शायद आपने ज्वाइन नहीं किया होगा, मैंने यही बताया था कि सॉफ्टवेयर ईडीएस हो या प्रीमियर हो, हाइलाइट्स जब आपको बनानी है तो सबसे पहला काम है आपका ऑडियो सिलेक्शन। आप ऑडियो कौन सा सिलेक्ट करते हो, ऑडियो सिलेक्ट करने के बाद आप उसको टाइमलाइन पे डंप कीजिए। उसके बाद आपने जो वीडियो फुटेज शूट किए हैं उसमें से सिलेक्टेड वीडियोस आप निकालिए, फिर उनको, क्योंकि हाइलाइट्स जो है वो पर्टिकुलर एक पार्टी के लिए बन रही है, तो उसमें उसके जितने अच्छे अच्छे शॉट्स हो उनको सिलेक्ट कीजिए। उसमें से चॉइस करने के बाद बीट के हिसाब से, जैसे मार्कर आप प्रीमियर में लगा सकते हैं उसी तरह से मार्कर आप ईडीएस में भी लगा सकते हैं।
मार्कर लगा के उस बीट के ऊपर आपको सिर्फ वीडियो कट करके लगाने हैं। पहला काम ये करना है कि ऑडियो डंप करके बीट वाइज आप उसको मार्कर लगा दीजिए। मार्कर लगने के बाद क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरे ऑडियो के अंदर कितने मार्कर हैं। तो समझो 100 मार्कर हैं, 125 मार्कर हैं, 150 मार्कर हैं या 50 मार्कर। 50 मार्कर हैं तो आपको 50 वीडियो वहां पे लगाने हैं। अगर आपके पास 40 वीडियो है तो 10 वीडियो जो कम है, तो उस कंडीशन में आप किसी को रिपीट भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज उसी मार्कर के टाइम पे आप उसको जंप कट भी दे सकते हैं। जैसे 2 वीडियो के बीच में मैंने ब्लैंक छोड़ दिया 1 सेकंड, मतलब 2 फ्रेम का, तो जंप कट लग गया। उसी तरह से अगर मैं वहां पे कोई एंट्री एग्जिट के ट्रांजिशन डाल दूं प्रीमियर में, जैसे आप देखते हैं अभी सीमलेस ट्रांजिशंस रेडीमेड बहुत सारे मिलते हैं, सीमलेस ट्रांजिशंस लगा के आप बीट चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से ईडीएस में भी, ईडीएस एक्स में 10 वर्जन जो आया है, तो उसमें वीटा स्किन के अंदर सीमलेस ट्रांजिशंस ऑलरेडी 200 से ज्यादा रेडीमेड डाल दिए गए, तो आप बीट के हिसाब से वहां पे ट्रांजिट करना है। इन शॉर्ट, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे थप्पड़ लगे और आवाज आए तो ही उसकी वैल्यू है, तो उसी तरह से ऑडियो जो होगा बीट के हिसाब से आप सिर्फ सीन चेंज करें और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करें। सिर्फ बीट के हिसाब से मार्कर लगा के वहां पे अलग अलग वीडियोस आपके टुकड़े टुकड़े करके डाल देंगे, तो आप खुद देखेंगे तो आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा, वो इतना अच्छा हाईलाइट बन गया। क्योंकि जब ऑडियो के साथ सिंक्रोनाइज होता है तो ऑटोमेटिक वीडियो की एक वैल्यू बढ़ जाती है, वीडियो में खूबसूरती ऑटोमेटिक आ जाती है, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती। फिर एक लेवल से ज्यादा अगर आप उसको इफेक्ट डालना चाहेंगे, तो वेडिंग में क्या होता है कि लोग अपने आप को देखना चाहते हैं, ना कि वीडियो देखना चाहते हैं। आप उसमें नेचुरल कुदरती वीडियो, ये झाड़ पान, ये सब जितना भी डालेंगे तो उससे उसको क्या होगा, नो डाउट पर्टिकुलर कुछ लोअर कास्ट वगैरह में लोग एक्सेप्ट करते हैं इस टाइप के वीडियो, लेकिन अगर आपको फ्रेश क्लीन अच्छी क्वालिटी का वीडियो डालना है तो आपको सिर्फ कट पे ध्यान देना है, और वो भी बीट वाइज कट करना है। बीट वाइज कट करने के लिए मैंने आपको मार्कर सिस्टम दिखाया, दैट इज द परफेक्ट बीट सिस्टम के मार्कर लगा के आप वहां पे प्रॉपरली वीडियो को लगा सकते हैं। उसमें कोई आपको दो राय नहीं है कि आपका वीडियो अच्छा नहीं बनेगा, आपका वीडियो 100% परफेक्ट बनेगा। थैंक यू सर। संतोष सांबे जी पूछ रहे हैं सर, हाउ वी शुड ऐड बॉलीवुड सॉन्ग्स फॉर यूट्यूब फॉर प्री वेडिंग एज देयर इज कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, इट गेट्स कॉपीराइट मार्क। Yes, there is no issue. You can use that songs because copyright mark जो है it is just for the monetization. अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको चैनल मोनेटाइज नहीं करना है, तो you can give the preview। आज हमने खुद ने हमारी चैनल में टाइटल्स, पोर्ट्रेट सॉन्ग जो डेमो के लिए डाले हैं, तो उसमें कॉपीराइट क्लेम है, बट दैट आर वर्किंग, दैट इज नॉट एन इश्यू। आपको लाइव देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा खुद का जो यूट्यूब चैनल है, सर का, हाँ सर का चैनल देखिए और सर का चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, तो आपको प्रीमियर के काफी वीडियो वहां पर मिलेंगे, ईडीएस के वीडियो मिलेंगे। मैं 1 मिनट आपको ये स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। यस सर। या इसमें प्रसाद जी गूगल क्रोम मुझे शेयर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सर आप एंटायर स्क्रीन शेयर किया तो भी चल जाएगा, या फिर आप विंडो मैं वाइज भी यहाँ शेयर कर। समझो शेयर पे मैंने क्लिक किया, शेयर स्क्रीन आया, अभी मुझे एंटायर स्क्रीन सिलेक्ट करके खाली शेयर कर दूं ना? हाँ हाँ बराबर। चलो ठीक है, ये यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे गाने ऑलरेडी हमने डाले हुए हैं। अब ये सारे गाने जो है, इन सब में भी ऑलरेडी कॉपीराइट तो हमें मैसेज मुझे भी आया हुआ है, बट दैट इज नॉट एन इश्यू। ये देखिए यहाँ पे है कॉपीराइट क्लेम, बट वो चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें प्रीव्यू करने, क्योंकि आपको यहाँ पे आप सी डिटेल्स करके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक्शन आता है। आपको म्यूट करना है तो ठीक है, आपको गाने सुनने हैं तो आपको डिस्प्यूट नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। वो मोनेटाइजेशन होगा तो उसके पैसे उसके ओनर को मिल जाएंगे, तो उसके ओनर को तो फायदा ही है कि मेरा गाना कहीं पे भी चल रहा है तो मुझे पैसा मिल रहा है। यस सर, काफी बढ़िया चीज बताई। दूसरा, वर्धमान फोटो गुड जो है वो पूछ रहे हैं प्रीमियर की ट्रेनिंग जयपुर के आसपास या ऑनलाइन के बारे में बताइए। यानी मैं तो पहले से बोल रहा हूँ सर, आप एक ऑनलाइन कोर्स बना लीजिए, आप सुनते नहीं।
नहीं नहीं सर, आप बोलेंगे तो जरूर बनाएंगे, आपकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? आपकी सुनना जरूरी है, बिकॉज आप बिना स्वार्थ के सब कर रहे हैं, इसलिए सब कोई आपको फॉलो कर रहे हैं। यस सर, या थैंक यू सर। हरीश सोनटक के बता रहे हैं कि प्लीज शेयर यूट्यूब लिंक। सर हमारे जो पोस्ट कमेंट है वहां पर आपकी यूट्यूब की लिंक डाल दीजिए, सो दैट दे विल गेट बेनिफिट ऑफ इट। या क्या यहाँ पे कमेंट में ही डाल दूं ना, ये चैट में? यस सर, यस सर। ये मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। चैट में डाल, हाँ चैट में, उसी में डालना है और कमेंट में डाल, कमेंट में डाल। मैं डाल देता हूँ सर, मैं डाल देता हूँ। ओके ओके सर। हाँ गई सर, गई गई। यस सर, थैंक यू वेरी मच। दूसरी और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, प्रतिभा स्टूडियो डीजी जी पूछ रहे हैं, एक बड़े साइज का वीडियो यूट्यूब में डालने के लिए बिना क्वालिटी डाउन करके कैसे डालें? क्यों बड़ी साइज का मतलब बिना क्वालिटी डाउन करे? मैं समझा नहीं। बड़ी साइज का कितने भी जीबी का वीडियो तो यूट्यूब ले ही लेता है। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, यूट्यूब तो कितने भी जीबी का वीडियो अपलोड कर रहा है। नहीं सर, उनका बोलना है कि जो साइज है अपनी, यानी ऑपरेशन करना है इमेज, यानी इसकी समझो साइज है 2 GB, तो 2 GB का वीडियो कैसे कम करे? तो आपको तो पता होगा ना, हैंड ब्रेक करके सॉफ्टवेयर है, उससे वो हाँ हैंड ब्रेक में भी कर सकते हैं। बाकी प्रीमियर के खुद के कोडेक में, आप प्रीमियर में जैसे एक्सपोर्ट करते हैं तो H.264 में आप बिटरेट कम करके कर सकते हैं, उसमें क्वालिटी आपका बहुत लॉस नहीं होता है। यहाँ पे ये देखिए, ये प्रीमियर में आप Ctrl+M कीजिए, यहाँ पे H.264 में जाके आप मोबाइल डिवाइस 1080p कीजिए, फिर यहाँ पे जाके ये वीडियो हमारा ऑलरेडी है यहाँ पे सिलेक्ट, ये आपके पास बिटरेट का जो सेटिंग है ये 8 है, तो मतलब आपका 1 घंटे का वीडियो 4 GB का बनेगा। बराबर है सर। अब उसी को आपको कम करना है, क्योंकि आपके वीडियो के बिटरेट कितने हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे वीडियो बिटरेट कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। थैंक यू सर। या आपको उन्होंने थैंक यू भी बोला है। और फुल गायत्री स्टूडियो पूछ रहे फुल वीडियो एडिट के कैसे फास्ट करे बताइए। सबसे पहला मैंने आपको बताया, फुल वीडियो एडिट को फास्ट करने के लिए पहला तो हेडर फुटर का आपका काम इजी हो गया। उसके बाद जो कलर करेक्शन की दूसरी डिमांड होती है, जैसे पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट का आपको कलर करेक्शन करना है, ये जितने वीडियोस हैं उन सबका कलर करेक्शन एक साथ करना है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ये आपने लुमिट्री में हम चले जाते हैं, ये लुमिट्री कलर, यहाँ से बेसिक में गए, ये आपने समझो एक वाइट कलर सिलेक्ट किया, इसका कलर करेक्शन आपने किया। ये हाइलाइट्स मुझे थोड़ा कम करना। इतना करने के बाद ये जो करेक्शन मैंने जो किया है, इस करेक्शन को मैं कॉपी करता हूँ। अब मैं एक एडजस्टमेंट लेयर तैयार करता हूँ, फाइल में गया, न्यू में गया, और यहाँ पे सॉरी ये यहाँ चला जाता हूँ, फाइल न्यू एडजस्टमेंट लेयर, मैंने एडजस्टमेंट लेयर बनाया, ये यहाँ पे मैं आ गया। अब यहाँ पे मेरा करेक्शन नहीं है, यहाँ पे है। अब यही करेक्शन मुझे सबके ऊपर रखना, ये मैंने कॉपी कर दिया, इस पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जो भी मुझे पेस्ट करना है उसको मैं सिलेक्ट रखता हूँ, तो यही करेक्शन मेरा यहाँ पे भी आ गया। अब ये मुझे अगर पूरी टाइमलाइन पे रखना है तो ये मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, तो ये पूरी टाइमलाइन में मेरे पास करेक्शन अवेलेबल हो गया। यस सर। तो एडजस्टमेंट लेयर इट्स अ वेरी बिग फंडा, कि जिससे आपका करेक्शन पर्टिकुलर एक सेगमेंट के शॉर्ट्स जो होते हैं 5 मिनट 10 मिनट के, तो उसमें आपको, हाँ अभी तो
प्रीमियर में एक साथ मल्टीपल फाइल के ऊपर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है, इंडिविजुअल हर एक को फिर से एडिट करना हो तो उसमें इंडिविजुअल क्लिक को सिलेक्ट करके जाना पड़ता है। यहाँ पे आप जैसे कट करते हैं तो इन सब के ऊपर भी आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एक एक के ऊपर आपको एट्रीब्यूट पेस्ट करने जाना पड़ता है। तो उससे बेटर ये रहता है कि आप एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू पेस्ट करवा दें। बाकी जो ट्रांजिशंस जो है वो तो नेचुरली थोड़ा बहुत आपको मैन्युअल करना पड़ता है। अब जो वेडिंग के जो इफेक्ट्स है, अभी आजकल तो कैसा हो गया है कि वेडिंग के इफेक्ट्स भी आपको रेडीमेड प्रोजेक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको एक दो जो प्योर टिपिकल जो ट्रेडिशनल इंडियन के जो इफेक्ट्स होते हैं वेडिंग के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे अभी जैसे देखिए ऐसी रेडीमेड सीक्वेंसेस मार्केट में अवेलेबल है, आप उठा के सीधा उसको यहाँ पे हमें ये जो मल्टीपल जो सीक्वेंस जो है यहाँ पे इंडिविजुअल क्लिप की तरह जो आती है उसको नेस्टेड को बंद रखना है। यहाँ से हमने इसको उठाया, इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। प्लस यहाँ पे सिंगल सिंगल प्रोजेक्ट की भी ऐसी रेडीमेड इफेक्ट्स आती है, आपको जो भी इफेक्ट डालनी है तो ऐसी ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट्स अभी तो बहुत सारी अवेलेबल है, आपको सिर्फ उठाना है, यहाँ से उठा के सीधा यहाँ पे लगाना है। लग गया, फिर आगे चलते जाइए। अब वेडिंग में ट्रेडिशनल में तो इसी टाइप की इफेक्ट्स होती है, बाकी जो कलर्स के जो लट्स होते हैं वो भी रेडीमेड बहुत सारे अवेलेबल है, आप सीधे सीधे कलर के लट्स भी इंपोर्ट करके सीधे यूज कर सकते हैं। यस सर। सर आपका माइक म्यूट है अभय सर। अभिजीत यार्डी पूछ रहे हैं हाउ इंपोर्ट पीएचडी फाइल इन एडोब प्रीमियर प्रोजेक्ट एंड हाउ इफेक्ट्स टू पीएचडी फाइल। पीएचडी फाइल इंपोर्ट करने के 3-4 फंडे हैं। नॉर्मली आप डायरेक्ट वैसे की वैसी नॉर्मली इंपोर्ट करना चाहते तो कर ही लेते, लेकिन लेयर वाइज अगर आपको करना है तो लेयर वाइज करने से क्या फायदा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये मैंने कुछ पीएचडी फाइल बना के रखी है एडिटिंग के लिए, मैं इसको पीएचडी को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। मर्ज ऑल लेयर करेंगे तो ये नॉर्मली एक सिंगल लेयर में फ्लैटन फाइल की तरह हमारे पास आ जाएगी, जिसे हम एडिट नहीं कर सकते। मर्ज लेयर करेंगे तो हर लेयर इंडिविजुअल हमें मिलेगा, बट वी कांट यूज एज अ सीक्वेंस। ये एक एक लेयर अपनी साइज में होगा। सबसे बेटर है कि हम सीक्वेंस मोड में इसे इंपोर्ट करें। डॉक्यूमेंट साइज या लेयर साइज, उसमें डॉक्यूमेंट साइज ज्यादा बेटर रहता है। लेयर साइज करेंगे तो वो फिटिंग नहीं बैठेगा, तो उस कंडीशन में हम डॉक्यूमेंट साइज करते हैं। ये मैंने ओके किया तो ये क्या हुआ, पूरा फोल्डर हमारा यहाँ पे आ गया। अब क्या होता है, इसमें जो मास्टर जो सीक्वेंस जो पीएचडी जो है आपका, वो इस तरह से आपके पास एज अ लेयर अवेलेबल हो जाती है।
इसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडिट कर सकते हैं। समझो आपने कुछ प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, प्रोफेशनल जो अभी मार्केट में प्रोजेक्ट जो मिलते हैं वेडिंग वगैरह के, तो उसमें क्या होता है आप इस तरह से पीएसडीज बना के भी उसको यूज कर सकते हैं। आपको जिस लेयर में जो भी रिप्लेसमेंट करना है, यस सर। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा उसको जो लेयर चालू बंद करना है, जो भी करना है, आप उसको आसानी से सीधा सीधा रिप्लेस कर सकते हैं। प्लस उसको मॉडिफाई जो भी करना है, तो ये आपको लेयर वाइज मिल जाता है, तो इससे आपको एडिटिंग में इजी रहता है। यस सर। ओके, थैंक यू सर, बढ़िया चीज बताई। संतोष तांबे जी पूछ रहे हैं सर, आपके यूट्यूब चैनल में हेडर फुटर भी जो वीडियो है उसमें हेडर फुटर भी लगाया हुआ है, तो वही कैसे किया हुआ वैसा पूछना है। हेडर फुटर में समझा नहीं, मतलब नहीं सिनेमा, यानी ऊपर और नीचे जो ब्लैक। हाँ हाँ, वो सिनेमा स्कोप करने के लिए जो यूज करते हैं, यस वही बोल रहे हैं ना? यस सर, वही बोल रहे हो। या तो उसमें ये आप देखिए फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, फाइल में जाइए, लेगेसी टाइटल में जाइए, ओके कीजिए। ये एक स्क्वायर आपने यहाँ से पकड़ा, ये बॉक्स आपने यहाँ पे ले लिया। ये मैं दूसरी सीक्वेंस में जाके दिखाता हूँ, क्योंकि ये हमारा टाइमलाइन बहुत, मतलब वो पीएसडी फाइल वाला था, इसलिए वो बहुत बड़ी फाइल बनेगी। ये हम इसमें देख लेते हैं 1920 बाय 1080। आप यहाँ पे जाइए, इसको सिलेक्ट कीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसी को सी वी कीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, या इसको कंट्रोल जेड करके इसको पहले कलर फिल कर दीजिए। सी वी कॉपी हो गया। ओके, इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए। रेडी? और बताइए सर। यस सर, काफी बढ़िया चीज ये बताई आपने। दूसरे अविनाश भट्ट पूछ रहे हैं कि कुड यू प्लीज री एक्सप्लेन कलर करेक्शन। तो सर ये वीडियो लाइव जो है वो हमारा सेव ही रहेगा फॉरवर्ड बैकवर्ड कटिंग का, तो आप कितनी भी बार वो आप देख सकते हो, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं फिर से बताने की। फिर दत्ता तुपे पूछ रहे हैं कि ईडीएस में 50 एफपीएस मैं शूट किया फुटेज को 25 एफपीएस के प्रोजेक्ट सेटिंग में रुक रुक कर छोटा है, इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ईडीएस जो है मल्टी फॉर्मेटेड वीडियो को एक टाइमलाइन पे एडिट करने नहीं देगा। या तो आपको प्रोजेक्ट पर्टिकुलर एक फ्रेम रेट पे ही बनाना है। 25 एफपीएस पे बना रहे हैं तो उसमें 50 एफपीएस का प्रोजेक्ट डंप हो सकता है, उसमें रुक रुक के चलने का कोई सवाल नहीं है। या तो आपके सिस्टम का कोई इश्यू है, रुक रुक के नहीं चलता है, आपका सिस्टम का ग्राफिक कार्ड या जीपीयू या सीपीयू। और ईडीएस खास करके ऑनबोर्ड डिस्प्ले को भी एडिट करने के लिए, प्रीव्यू करने के लिए यूज करता है। तो इन दैट केस आप अपना जीपीयू और सीपीयू चेक कीजिए। हाँ, बट ईडीएस में ये फैसिलिटी नहीं है कि आप 50p का प्रोजेक्ट बनाए और उसको 25p वाले प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करें या ड्रैग करके डाल सके। ऐसी फैसिलिटी ईडीएस में नहीं है। इट इज नॉट सपोर्टिंग मल्टी फॉर्मेट वीडियो ऑन द सेम टाइमलाइन। ये प्रीमियर में ही अवेलेबल है। यस सर, थैंक यू। हरीश चट्टर पूछ रहे हैं कि वेडिंग टाइटल के बारे में कुछ बताइए। वेडिंग टाइटल तो देखिए सर, बहुत सारे लोगों का अपना अपना अलग अलग फंडा है। कोई सॉरी 5 स्लाइड का टाइटल बनाता है, कोई 15 स्लाइड का बनाता है, कोई 20 स्लाइड का बनाता है। अब टाइटल के लिए मैं आपको एक, अगर एनिमेटेड टाइटल्स आपको बनाने हैं आफ्टर इफेक्ट टाइप के, तो आफ्टर इफेक्ट आपको थोड़ा भारी पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में प्रीमियर के अंदर देखिए, यहाँ पे अभी हमें एसेंशियल ग्राफिक्स करके एक मोड आ गया है। यस सर, बराबर है। अब ये एसेंशियल ग्राफिक्स का विंडो अभी ओपन हो रहा है। उसके अंदर आपको MOGRT, इट कॉल्स मोशन ग्राफिक्स टाइटल। तो ऐसे रेडीमेड मॉगर्ट आपको अवेलेबल होते हैं, जैसे ये है। ये सारे ऑनलाइन मैंने खुद ने डाउनलोड किए हुए हैं, आपको भी डाउनलोड करने के लिए मिल सकते हैं। जैसे ये टाइटल है, आपने यहाँ से उठाया, आपने यहाँ पे ड्रैग करके रखा,
अब ये जो मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट्स जो होते हैं, ये आप यहाँ से डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ नाम चेंज करना है, हो गया। यस सर। तो ये पूरा एनिमेटेड, ऐसे बहुत सारे टाइटल अवेलेबल हैं, आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी अवेलेबल है कुछ प्रोजेक्ट्स। और ऐसे मोगट भी आपको मिल जाते हैं रेडीमेड, और करीब ऐसे 20-25 या 50 मोगट तो ऑलरेडी वेबसाइट पे भी अवेलेबल, मतलब इसमें हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमारे टाइटल्स में दिए हुए हैं। तो वो मोशन के साथ आपको आफ्टर इफेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे रेडीमेड टाइटल आप यूज कर सकते हैं। यस यहाँ पे आपको टाइटल्स के फॉन्ट एडिट करने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ से आप फॉन्ट चेंजिंग भी कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर। वर्धमान फोटो गुड्स पूछ रहे हैं कि सर वीडियो किस फ्रेम रेट पर शूट करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको वीडियो कहाँ पे दिखाना है। जब तक डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं है, यू कांट डिसाइड द फ्रेम रेट एंड यू कांट डिसाइड द रेजोल्यूशन। अभी का समय ऐसा है, जैसे अगर आप सिर्फ YouTube के लिए भी बनाना चाहते हैं, तो अभी का YouTube ऐसा बोलता है कि यू हैव टू गो फॉर द 4K। अब जो फ्रेम रेट की बात है, तो 25 फ्रेम रेट भी YouTube के लिए सफिशिएंट है। ज्यादा फ्रेम रेट हम क्यों शूट करते हैं कि हमें अगर स्लो मोशन वगैरह करना है तो हमें स्मूथनेस मिले, इससे अलावा और कोई जरूरत नहीं होती है ज्यादा फ्रेम रेट शूट करने की। आप फीचर फिल्म भी देखते हैं तो दैट इज ऑन 24 FPS। आप थिएटर में जब पिक्चर देखने जाते हैं तो आपको 24 FPS पे ही दिखाई जाती है। बट अगर आपको स्लो मोशन, जैसे कंपनीज, कैमरा कंपनीज आपको क्यों दिखाती है 100 Mbps, 100 FPS, 125 FPS, 200 FPS, वो इसलिए दिखाती है कि अगर आपको अल्ट्रा स्लो मोशन करना है सॉरी, आपने देखा होगा कि सैमसंग का S9 या S10 मोबाइल आया था, उस टाइम पे उन्होंने अल्ट्रा स्लो मोशन के बैनर पे ही मोबाइल को हाईलाइट किया। वो मोबाइल 125 FPS पे शूट करता था। अब उस 125 FPS वाले को अगर आप 25 FPS की टाइमलाइन पे डालोगे तो 1 सेकंड का वीडियो प्ले होने में 5 सेकंड लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली अल्ट्रा स्लो मोशन हो जाता है। अब आप अपने 25 FPS वाले को अल्ट्रा स्लो मोशन करने जाओगे तो वो थ्रिलिंग करेगा, क्योंकि उसके पास बेसिक फ्रेम्स अवेलेबल नहीं। अब 125 FPS वाले को तो प्रॉपरली 1 सेकंड में 125 फ्रेम मिल रही है, तब उसको 5 सेकंड में डिवाइड करोगे तो 1 सेकंड की 1 फ्रेम तो उसको प्रॉपरली वैसे भी मिल रही है, तो वो थ्रिलिंग नहीं करेगा। तो आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अब जो YouTube में अभी 4K के लिए बोला जा रहा है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि अब जैसे एस्पेक्ट रेशियो भी नए मोबाइल जो आ रहे हैं दैट आर नॉट सपोर्टिंग 16:9, आप 16:9 का फुल एचडी क्वालिटी मोबाइल में शूट करके देते हैं तो देखिए मोबाइल में दोनों साइड ब्लैक पट्टे आते हैं। तो अभी एस्पेक्ट रेशियो भी 18:9 हो गया। तो इस कंडीशन में आप 4K में शूट करके 4K में अपलोड करेंगे तो YouTube में भी आपको 2160p डाउनलोड मिलता है। तो मार्केट ये बोलता है कि भाई आपको 4K में शूट करना चाहिए, और YouTube के लिए अगर आप बना रहे हैं या OTT के लिए बना रहे हैं तो दे ऑल आर सपोर्टिंग 4K। नो डाउट डाउनलोड आपको HD लेते हैं। अब जो कमर्शियल लोग जो होते हैं वो पहले से आगे का सोच के वीडियो बनाते हैं, वो 4K इसलिए बनाते हैं, उनको पता चले कि भाई 5 साल बाद प्लेटफॉर्म चेंज हुआ तो मुझे फिर से शूट नहीं करना पड़े, अभी भले मैं प्रेजेंट लोगों को HD में कर दूं, इन फ्यूचर जब 4K प्लेटफॉर्म आए तो वही डेटा मैं सीधा सीधा उसमें ट्रांसफर कर दूं। तो लोग वही हमेशा देते हैं कि जो आगे की टेक्नोलॉजी में अवेलेबल हो, तो आगे फ्यूचर में उसको फिर से उसको री शूट ना करना पड़े। तो FPS जो है वो आपकी डेस्टिनेशन के ऊपर डिसाइड करता है आपको क्या चाहिए उसके ऊपर। दत्ता तुपे पूछ रहे हैं क्या EDS में एनिमेशन टाइटल बना सकते हैं क्या प्रीमियर प्रो की तरह? तो दत्ता जी, EDS में आपको ऐसा बनाना हो तो उसने न्यू ब्लू टाइटलर ऑलरेडी EDS X में बंडल करके दिया हुआ है, दैट इज गिविंग यू द एनिमेटेड टाइटल्स। सेकेंड थिंग, उसके साथ साथ उसमें ये अपने प्रोडेट के भी एक टाइटलर साथ में आता है, उसमें भी आप एनिमेटेड टाइटल बना सकते हैं। उसमें टाइमलाइन आ जाती है और आपको एनिमेशन भी मिल जाता है।
सर प्रशांत बनकर पूछ रहे हैं व्हाट इज आइडियल बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन पीसी फॉर प्रीमियर प्रो सीसी इन 2021 एंड आफ्टर इफेक्ट टू वर्क स्मूथली। सर आपका वेबसाइट भी बता दीजिए क्योंकि वो जरूरी है मेरे हिसाब से। That is depends upon your budget। बाकी जनरली अभी के समय में Core i7 10th generation 11th generation, then Core i9 also is available 10th and 11th generation both। अभी 10 और 11th generation में 1000-2000 रुपए का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये दो आप ले सकते हैं। उसके बाद एडिटिंग करने के दौरान आपको स्पीड चाहिए तो आप ऑपरेटिंग में M.2 NVMe SATA यूज कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में अभी के समय में आप देखते होंगे कि NVMe हार्ड ड्राइव जो अवेलेबल है दैट इज केबल लेस, वो सीधा रैम की जगह पे हार्ड ड्राइव फिट हो जाता है। तो आपकी पहले के जमाने में जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाती थी, वो आजकल नहीं होगी, क्योंकि NVMe जो है वो रैम की तरह सिस्टम में लग जाती है, तो कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है। दैट इज वर्क ऑन द 10 Gbps स्पीड। नॉर्मल अपना SATA हार्ड ड्राइव जो होता है दैट इज वर्क ऑन 6 Gbps। इसके बाद ऑपरेटिंग का आपका जो हार्ड ड्राइव हो गया, और एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल हार्ड ड्राइव यूज करते हैं। बट नॉर्मल हार्ड ड्राइव अभी के जमाने में दैट इज ओनली यूजेज फॉर स्टोरेज। एडिट करने के लिए भी मैं कहता हूँ आप SSD ही यूज करें, तो इससे आपका वर्किंग स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका प्रोसेसर फास्ट है, आपने रैम ज्यादा डाली है, आपने GPU भी अच्छा डाला है। अब उस कंडीशन में टाइमलाइन में जब आप स्क्रैच कर रहे हैं तो उसमें डाटा तो आपकी हार्ड ड्राइव से रीड होके आएगा। अब उसमें आप स्पिंडल वाला नॉर्मल हार्ड ड्राइव यूज करेंगे तो डाटा आपको रीड राइट, उसका जो IO जो है IOPS वो कम मिलता है। तो SSD अगर आप यूज करेंगे तो आपको IOPS ज्यादा मिलेगा, तो आपका टाइमलाइन ज्यादा फास्ट करेगा। आपने देखा होगा कि एप्पल जो है, एप्पल ने पिछले 10 साल से नॉर्मल हार्ड ड्राइव यूज करना ही बंद कर दिया। उन्होंने 10 साल से अपने iMac के मशीन और मैकबुक एयर सब में SSD ही कंपलसरी कर दिया। तो इस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस में ऐसा लगता है कि एप्पल क्रैश नहीं होता है, बट क्रैश इसलिए नहीं होता है कि दे हैव चेंज द स्ट्रक्चर। उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। तो अभी के समय में अगर आप सिस्टम बना रहे हैं तो ऑपरेटिंग और एडिटिंग दोनों के लिए SSD यूज करें, क्योंकि अब आपको एडिट करना है 4K वीडियो। 4K वीडियो आपका स्पिंडल वाले नॉर्मल हार्ड ड्राइव से प्ले होके एडिट कभी भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सिस्टम आपका Core 9 हो या Core i7 हो, कुछ भी हो, वो स्पीड नहीं दे पाएगा। GPU का सवाल है, जब ग्राफिक कार्ड की बात है तो अभी के जमाने में आपको अगर आफ्टर इफेक्ट यूज करना है मैक्सिमम तो क्वाड्रो में जाइए, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर द GTX और RTX सीरीज के 2060, 2080, 3040 जैसा आपका बजट, क्योंकि अभी ग्राफिक कार्ड की कॉस्ट बिटकॉइन के हिसाब से बहुत ही हाई है। जो ग्राफिक कार्ड पहले 8-9 हजार 10 हजार में मिलता था, वही ग्राफिक कार्ड आज 20 हजार रुपए में मिल रहा है। ऊपर से कोरोना के हिसाब से, चिप की शॉर्टेज के हिसाब से सभी ग्राफिक कार्ड 2 से 2.5 गुना महंगे हो गए। तो उस कंडीशन में क्वाड्रो में आप जा सकते हैं। क्वाड्रोज आर गुड, पर क्वाड्रो उससे सस्ता भी पड़ता है, बट क्वाड्रो जो है वो प्रीमियर में आपको उतना फास्ट काम नहीं देता है जितना आफ्टर इफेक्ट में देता है, क्योंकि क्वाड्रो स्पेशली डिजाइन फॉर द मैकेनिकल यूज। वो आफ्टर इफेक्ट में फास्ट चलेगा, माया में फास्ट चलेगा, न्यूक में फास्ट चलेगा, ऑटोकैड में फास्ट चलेगा। इट इज नॉट गिविंग स्पीड टू द प्रीमियर। तो प्रीमियर के लिए आपका नॉर्मल ग्राफिक कार्ड GTX या RTX चलेगा, बट वो आप अपने बजट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। सर संतोष तांबे को भी आपने ये जवाब दिया है, क्योंकि वही क्वेश्चन था कि सर व्हाट पीसी कॉन्फ़िगरेशन शुड वी हैव फॉर बेटर रिजल्ट। आई हैव i5 10th जनरेशन। अभी का कॉमन क्वेश्चन है कि सिस्टम कौन सी बनाई जाए। अब कंडीशन ये है सर कि पूरा प्लेटफॉर्म और पूरा मार्केट जो है इट इज टर्निंग 360 डिग्री। तो लोगों को HD में से अभी 4K में आना कंपलसरी होता जा रहा है धीरे धीरे। तो नेचुरल है कि सिस्टम हर किसी को अपडेट करनी पड़ेगी, और सिस्टम का एक्सपेंस हर किसी के सामने खड़ा हुआ है। इसके अलावा कि मार्केट उतना हाइप नहीं है, बिजनेस डाउन है, फिर भी लोगों को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि अभी कमर्शियल बिजनेस और बढ़ेगा, एड फिल्म वगैरह का। वो उनका कहना है कि i5 10th जनरेशन बराबर है क्या उनके एडिटिंग के लिए? दैट इज आल्सो गुड सिस्टम। अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, i5 में भी अच्छा काम हो सकता है, बट आप क्या कीजिए कि हार्ड ड्राइव जो है दोनों डाटा के लिए और ऑपरेटिंग के लिए दोनों के लिए SSD यूज कीजिए, तो आपको परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सर, काफी अच्छा सेशन रहा। हरीश सोनटक के पूछ रहे
what is the best processor, Intel or Ryzen? From my point of view, Intel is always best because Intel का जो है कॉम्बिनेशन Adobe के साथ और Nvidia के साथ जो है वो बहुत अच्छा है, जबकि Ryzen का उतना अच्छा नहीं है। कंपेटिबिलिटी अगर देखा जाए, आप अभी के प्रीमियर के जो वर्जन आप सिलेक्ट करते हैं उसमें आप जब एक्सपोर्टिंग रखते हैं, खास करके .mp4 जो H.26 का फॉर्मेट है, और अभी इसके बाद जो 4K के लिए जो नया आया है HEVC कोडेक, क्योंकि अभी ब्रॉडकास्ट में भी क्या होगा, धीरे धीरे आपने देखा होगा स्ट्रीमिंग का बिजनेस बहुत बढ़ता जा रहा है। यस सर, आज सब कुछ मार्केट में स्ट्रीम हो रहा है। शादी का छोटे से छोटा 25 लोगों का फंक्शन भी स्ट्रीम हो रहा है, बट इंडिया में 4G होने के बाद भी लोगों को स्पीड नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में एक नया मार्केट में जुगाड़ आया है, दैट इज H.265, दैट इज HEVC कोडेक, जिसके अंदर आप 1 Mbps का स्पीड हो तो भी फुल HD क्वालिटी का वीडियो आप स्ट्रीम कर सकते हैं। वो बहुत ही कंप्रेस क्वालिटी में वीडियो को रेंडर करता है, बहुत छोटी फाइल बनाता है और एनकोडिंग डिकोडिंग में आपको स्पीड दे देता है। तो सर का क्वेश्चन क्या था, वो अपन करेंगे सर। who best म्हणजे what is the best Ryzen for Premiere Pro? या बट इस कंडीशन में देखा जाए तो H.264 और H.265 को रेंडर करने के लिए इंटेल का जो क्विक सिंक टेक्नोलॉजी है वो डायरेक्टली सपोर्ट करता है, जबकि प्रीमियम मतलब राइजन जो है इट इज नॉट सपोर्टिंग दैट। तो काम करने के लिए स्पीड मिलता है, मतलब दोनों का सेम हो जाता है, बट जो रेंडर करना है उसमें इंटेल इज ऑलवेज बेटर देन राइजन। यहाँ पे आप देखिए प्रीमियर में जब हम जाते हैं और आप इसको एक्सपोर्ट लगाते हैं, ये कंट्रोल एम हमने किया, यहाँ पे देखिए आपको सॉफ्टवेयर एनकोडिंग मिला, दिख रहा है राइट हैंड साइड में आउटपुट समरी में। यस सर, बराबर। अब मैं इसको HD प्रोजेक्ट जो है मेरा 1080p वाला, इसमें मैं कंट्रोल एम लगाता हूँ, यहाँ पे देखिए हार्डवेयर एनकोडिंग रहा। अब ये जो हार्डवेयर एनकोडिंग जो है ये फैसिलिटी आपको सिर्फ इंटेल के चिप में ही अवेलेबल है, और यही चीज प्रीमियर नहीं, EDS अगर आप यूज करते हैं तो भी आपने अगर एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड लगाया है तो भी ऑनबोर्ड ग्राफिक कार्ड आप इनेबल रखेंगे तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। जनरली क्या होता है, हर मदरबोर्ड में आप जैसे ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो उसका डिफॉल्ट डिस्प्ले जो है वो जीपीयू के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, वो बायस में जाके ऑटो दिया हुआ होता है। तो एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड जब भी आप लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आपका डिस्प्ले ट्रांसफर हो जाता है। इस कंडीशन सॉरी जी, एक्चुअली एक लास्ट क्वेश्चन है अभिजीत यार्डी का कि AMD Ryzen 5 1500X सपोर्टेड है क्या? सपोर्टेड सभी है, मैं ये बोलता हूँ सपोर्टेड का कोई इश्यू नहीं है। Ryzen इज ऑल्सो गुड प्रोसेसर, बट जो परफॉर्मेंस जो मिलना चाहिए, परफॉर्मेंस आपको जो इंटेल देता है वो परफॉर्मेंस Ryzen में नहीं मिलता है। दूसरी बात, AMD के प्रोसेसर जो है हमेशा उसमें कंपेटिबिलिटी का एक बेसिक इश्यू रहा है, भले ही वो कितने भी फास्ट डेमो दिखाते हो, बट एट द टाइम ऑफ वर्किंग फील्ड में जब आप प्रैक्टिकल काम करने उतरते हैं तो उसका कंपेटिबिलिटी सभी सॉफ्टवेयर के साथ स्टिल टुडे आज भी नहीं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से क्वेश्चन खत्म हुए रहेंगे आपके। सर काफी यानी एक्साइटेड है, लेकिन क्वेश्चन खत्म हो गए लगता है। तो मुझे भी जब सिस्टम लेनी होती है तो मैं राजू सर को फोन करता हूँ कि क्या लेना है। मुझे तो उन्होंने इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि कूड़ा काउंट क्या है, क्योंकि कूड़ा काउंट ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ रहता है। तो ये कूड़ा काउंट के वजह से भी यानी जो अपना जीपीयू है उसका कूड़ा काउंट मिनिमम 1000 रहना चाहिए। यानी एक 2 साल पहले की बात है, तभी मैंने उनको पूछ के ही कार्ड लिया था। तो काफी अच्छा सेशंस है। सर का जो वेबसाइट है screenking.in करके, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। उनका नंबर्स मैं यहाँ पर बाद में कमेंट में डाल देता हूँ। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए। बहुत और उनका जो ट्रेनिंग है वो वहाँ पर स्क्रीन किंग मल्टीमीडिया करके जो उनका
ये है, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग चलती है स्पेशली प्रीमियर और ईडीएस के लिए। तो आप वहाँ पर भी जाके जरूर, राजकोट में है, थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपको चाहत है कि काफी अच्छा सीखे, क्योंकि एक तरीके से मेरे भी गुरु है, तो वीडियो एडिटिंग में तो चाहूंगा मैं कि लोग जाए वहाँ पर और काफी अच्छा सीख के आए। उनका जो बताना है या समझाना है वो आपने देखा ही होगा, काफी अच्छा है। तो सर आप यहाँ पर आए, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दूसरी चीज है कि हमारे जो मार्केटिंग पार्टनर है, जैसे ये प्रसाद सर बैठे हुए हैं, और फिर दादा मूवी फोटोग्राफी है और एल्बम सेंस है। और दूसरी चीज मैं बताना तो इसमें भूल गया कि ये राजू जियानी सर जो है वो एल्बम सेंस के वन ऑफ द डायरेक्टर है। ये एक्चुअली आप नहीं थे करके मैंने वो चीज बताई नहीं थी। तो एल्बम सेंस जब लेते हो तो राजू जियानी को भी जरूर याद रखना। ओके, तो दोस्तों आपका संतोष तांबे बोल रहे हैं कि एक मुंबई में सेशन होना चाहिए। जरूर हम लोग कोशिश करेंगे सर का, ये कोरोना का पैंडेमिक अगर निकल जाए तो सर का सेशन रखने का हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। सर दोनों सॉफ्टवेयर में मास्टर है, यानी ईडीएस में भी और प्रीमियर में भी, और वो साथ ही साथ आफ्टर इफेक्ट भी। तो आपको पूरी यानी दावत मिल जाएगी, तो काफी मजा आएगी। तो मैं चाहूंगा कि सब जल्द से जल्द मुंबई में आए और हमारे लिए एक सेशन ले। थैंक यू वेरी मच।